100वां कट, 101 कट, 102, 150 कट। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर तकनीक के सातों हमलों से लगातार 170 कट मारे। प्रत्येक कट पहले से ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक था। इसके अलावा प्रत्येक कट में फायर एलिमेंट की शक्तियां भरी हुई थी, मानो आग की लपटें हवा में बेतहाशा नाच रही हों। यह अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला और आकर्षक था, जो आसपास के सभी लोगों को डरा रहा था। यह क्या है? वास्तव में इस मनुष्य की शक्तियों का स्तर क्या है? हे ईश्वर! आर्यन की फ्लेम ड्रैगन स्लेयर तकनीक के हमलों को देखकर हर कोई दंग रह गया। वसंत का शरीर ऊपर से नीचे जमीन पर एक धड़ाम की आवाज के साथ गिरा, जिसकी वजह से वहां एक छोटा गड्ढा भी हो गया था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसकी त्वचा का 1 इंच भी बरकरार नहीं था। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था और उसकी आंखों की एक पुतली कटी हुई थी और दूसरी खून से लथपथ थी। आर्यन को देखते हुए उसका हत्या का इरादा बढ़ चुका था। उसको अभी भी जिंदा देखकर आर्यन को मानना ही पड़ा कि उसकी बचाव शक्ति बहुत ज्यादा अद्भुत थी। 170 कट के बाद उसकी जगह कोई और होता अब तक मर चुका होता। यह उसकी क्रूर बाघ डिमन की बचाव शक्ति थी, जो एक मनुष्य के शरीर से कई गुना अधिक थी। हालांकि चाहे उसका बचाव कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसके शरीर से ज्यादातर खून बह गया था। इसके अलावा अब उसके पास प्रतिरोध करने यहाँ तक कि खड़े होने की भी क्षमता नहीं बची थी। आर्यन उसके पास गया और उसके सिर पैर रखते हुए नीचे झुककर ठंडे लहजे में कहा, क्या अब तुम्हें पता चला कि योग्यता किसे कहते हैं? वसंत की उग्र आंखें आर्यन को घूर रही थी, जिन्हें देख उसने हंसते हुए कहा, क्या तुम अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हो? फिर उसकी आवाज अचानक बदल गई, अगर तुम इसे नहीं मानते तो नरक में जाओ। इसके तुरंत बाद उसने अपना ड्रैगन स्लेयर ब्लेड उठाया और उसका सिर धड़ से अलग करने के लिए तैयार हो गया। तभी पिताजी! वसंत अचानक जोर से चिल्लाया। अगले ही पल एक तेज आवाज के साथ हवा में कुछ फटने की आवाज आई। बूम! आर्यन के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। अपनी छाती पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी पंसलियां टूटने वाली हो और उसका शरीर दूर उड़ गया। बूम! वेदी पर मौजूद मोटा नीला पत्थर टूट गया और आर्यन का शरीर अंदर घुस गया। उसके गले में खून बह रहा था और वो थूकने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। वाह थू! उसकी पंसलियां और छाती की हड्डियां लड़खड़ा रही थीं। चेतना का सागर और उसका मन कांप रहा था, जो बहुत ही असहज था। उसकी हालत मौत से भी बदतर हो गई थी। जिस किसी ने भी आर्यन पर हमला किया था, उसकी शक्तियां अविश्वसनीय रूप से बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वो समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं दे सका, यहाँ तक कि उसको उसके आने तक की भी भनक नहीं लगी थी। उसके शरीर पर ड्रैगन आर्मर और किंग काम शील्ड होने के बावजूद उसकी यह हालत थी। इससे उनकी शक्तियों के बीच का यह अंतर साफ साफ पता चल रहा था। तभी वसंत के बगल में काले वस्त्र में एक आदमी दिखाई दिया। वसंत के शरीर पर लगी चोटों को देखकर उसका माथा भयावह हो गया। उसी समय पूरे उग्र बाघ कबीले के लोग जमीन पर घुटने टेककर बोले, प्रमुख की जय हो। यह उग्र बाघ कबीले का प्रमुख वसंत का पिता बाघेंद्र था, जो एक काले रंग का दबंग बाघ था। बाघेंद्र ने वसंत को एक काली गोली दी। उठकर आर्यन को देखा, उसकी आंखें बेहद उदास थीं। क्या तुम सिंह परिवार के सदस्य हो? आर्यन ने एक उच्च श्रेणी की हील पिल निगली, जिससे कुछ हद तक उसके शरीर की चोटें ठीक हो गई। फिर उसने बाघेंद्र की ओर देखा। वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरा था, बल्कि उसकी नजरें तो कुछ हद तक उत्साहित लग रही थी। हाँ, मैं उसी सिंह परिवार का सदस्य हूँ जिसने तुम डिमंस को हजारों सालों से कुचला है, आर्यन ने घमंड से कहा। बाघेंद्र ने मुस्कुराते हुए आर्यन की ओर देखा और कहा, मुझे तुम्हारे सिंह परिवार के खून की जरूरत है। मैंने सुना है कि तुम्हारे सिंह परिवार के शिष्यों के खून में ड्रैगन गॉड का खून है। अगर तुम... इससे पहले कि बाघेंद्र अपनी बात पूरी कर पाता, उसी समय वसंत ने रेंगते हुए कहा, पिताजी, वो मेरा शिकार है। इतना बोलने के तुरंत बाद वसंत का शरीर अचानक बदल गया। उसकी मांसपेशियों से उसके कपड़े फट गए और उसके पूरे शरीर पर एक बाघ की काली खाल दिखाई दी, जिससे एक आदिम और क्रूर आभा निकल रही थी। आर्यन की आंखें भयावह हो गईं और वो यह कहने से खुद को रोक नहीं सका,
आदिम कबूतर। काले बाघ की खाल के अलावा वसंत का रूप बिल्कुल एक आदिम कबूतर के जैसा था। यह वसंत के शरीर के बदलावों का पहला चरण था। दूसरा चरण भी था। हालांकि वसंत को नहीं लगा कि उस इंसानी लड़के से निपटने के लिए उसे दूसरे चरण की जरूरत पड़ेगी। बाघेंद्र की नजरें तनावपूर्ण हो गईं और एक पल हिचकिचाने के बाद उसने कहा, बेटा, इस कुत्ते को जान से मत मारना, मुझे उसका खून चाहिए। लेकिन वसंत पर तो जैसे खून सवार था। उसने बाघेंद्र की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अगले ही पल आर्यन की ओर बढ़ते हुए उसका शरीर धुंधला पड़ गया। अचानक आर्यन के पेट में एक घूंसा लगा और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ते हुए कम से कम 10 मीटर दूर जाकर गिरा। जमीन पर एक धड़ाम की आवाज के साथ गिरते ही उसके मुंह से खून निकला। लेकिन इससे पहले कि वो खड़ा हो पाता या फिर अपने मुंह से खून थूक पाता, वसंत उसके पीछे दिखने लगा था। फिर वसंत ने उसकी एक टांग पकड़ी और फिराते हुए उसे जमीन पर देकर मारा। एक बूम की आवाज के साथ जमीन हिल गई और दरारें पड़ गईं। आर्यन को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां लगभग चकनाचूर हो गई हो। लेकिन एक बार फिर, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वसंत ने उसे एक जोरदार लात के साथ दूर उड़ाकर फेंक दिया। आर्यन का शरीर 50 फुट दूर जाकर वेदी से एक जोर की आवाज के साथ जा टकराया और उसका शरीर एक नीले रंग के पत्थर में घुस गया। उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था और उसकी हालत बहुत ज्यादा बदतर थी। इतना शक्तिशाली! यह हमारे यंग मास्टर की असली शक्तियां हैं। हाँ, वो वास्तव में फ्लेन वैली की नंबर 1 प्रतिभा कहलाने लायक हैं। बाकी सभी कबीलों के लोग वसंत की शक्तियों को देख दंग रह गए। उनके चेहरों पर हैरानी के अलावा उसके लिए प्रशंसा भरी हुई थी। आर्यन कहीं से भी उसकी टक्कर योद्धा नहीं था। हमारे यंग मास्टर की शक्तियां युद्धराज स्तर के चरम पर हैं, फिर उनके जैसे एक युद्धराज के सामने भला एक बेकार युद्ध आत्मा स्तर का योद्धा किस खेत की मूली है। बिल्कुल, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे यंग मास्टर की लड़की को छीनने की? क्या वो इसके योग्य है? वसंत धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ा। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था और कहा, क्या हुआ? तुम तो अभी बहुत घमंड दिखा रहे थे। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते? तुम सिर्फ एक घटिया मनुष्य हो जिसे मैं एक उंगली से भी कुचल सकता हूँ। हाँ 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 हाँ। आर्यन बुरी तरह से हंसने लगा। फिर उसने अपना सिर उठाया और वसंत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में ऐसा है? वसंत ने आर्यन की ठंडी आंखों को देखा और उसका दिल कांप उठा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके मन में अचानक डर पैदा हो गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इतना कहने के बाद उसका शरीर हिला और अचानक उसने अपनी गति बढ़ा दी। आर्यन की गर्दन हल्की सी हिली और कच की आवाज के साथ वो नीले पत्थर की दरार से निकलने की कोशिश करने लगा। सोलेस्टम तकनीक, वो चिल्लाया। अचानक हवा का एक तेज झोंका उसकी ओर बढ़ा और एक तेज झटके के साथ उसकी सारी शक्तियां दोहरी हो गई। आर्यन के चेहरे पर एक गहरी मौत जैसी मुस्कान दिखाई दी। इस समय उसकी आंखों में वसंत की गति बहुत धीमी पड़ चुकी थी। कुत्ते, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही वसंत ने यह कहा, उसने आर्यन के चेहरे पर लात मारी। इस लात में उसकी पूरी ताकत थी। उसकी इस लात में इतनी शक्तियां थी कि अगर यह लात आर्यन को छू भी जाती तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाता। आर्यन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। जैसे ही उसका हाथ हिला, उसमें से आदमखोर किंग कॉन्ग एप की आवाज सुनाई दी और गर्जन के भीतर एक अतुलनीय रूप से घनी दिव्य शक्ति थी। दाहिने हाथ की जादुई शक्ति, उसका दाहिना हाथ हिला और उसने वसंत के पैर पर एक मुक्का मारा। बूम! वसंत की तेज लात और आर्यन के मुक्के के आपस में टकराते ही एक जोरदार धमाका हुआ और अगले ही पल एक क्रैक की आवाज के साथ वसंत का पैर मुड़ गया और उसकी जांघ की सफेद हड्डी दिखाई देने लगी। उसकी जांघ से ताजा खून बह निकला। उसी समय आर्यन ने अपने दाहिने हाथ की जादुई शक्ति को पकड़ते हुए भारी छलांग लगाई और उसकी दोनों मुट्ठी कस गई। पहाड़ तोड़ मुक्का। आदमखोर किंग कॉन्ग एप की विशाल छाया आर्यन के शरीर पर दिखने लगी और उसके दोनों हाथ की मुट्ठी मुक्के में बदलकर वसंत के सिर की ओर बढ़ने लगी। वसंत दर्द से कराह रहा था। उसकी हालत जीवन और मृत्यु के कगार पर थी। लेकिन उसने दर्द को सहते हुए तुरंत अपने दांत कस लिए और चिल्लाया, दूसरा चरण, बदलाव।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन ने अपने दाहिने हाथ की जादुई शक्ति और पहाड़ तोड़ मुक्के की शक्तियों को मिलाकर एक खतरनाक मुक्का बना लिया था, जो सीधे वसंत के सिर पर जाकर लगा। अगले ही पल वसंत का चेहरा मुड़ा गया। उसका रूप कभी काले बाघ के चेहरे के साथ तो कभी मनुष्य के चेहरे के साथ निरंतर बदलता रहा और अंत में उसका सिर एक तरबूज की तरह फट गया। बूम! आर्यन, तुम्हें एक लेवल 9 युद्धराज को मारने पर 100,000 EXP पॉइंट्स, 1000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। आर्यन, तुम्हें एक क्रूर बाघ तकनीक मिली है, क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? आर्यन के दिमाग में लगातार सिस्टम की 2 आवाज गूंजी। आर्यन ने तुरंत क्रूर बाघ तकनीक की विशेषताओं पर एक नजर डाली। स्किल: क्रूर बाघ तकनीक। विवरण: इसके 3 चरण हैं। पहला चरण परिवर्तन है, दूसरा चरण विस्फोट है और तीसरा चरण रोष है। विवरण: 2 योद्धा का स्तर जितना अधिक होगा, काले बाघ की शक्तियां उतनी ही ताकतवर होगी। आर्यन का दिल कांप उठा। इसका मतलब मेरे पास अब एक डिमन बाघ की शक्तियां होंगी। फिर उसने एक बार उस आदिम कबूतर के बारे में सोचा जिस रूप में वसंत बदला था। उस तरह का बचाव, उस तरह की ताकत और गति असामान्य थी। उसका दिल तुरंत उत्तेजित हो गया और उसने कहा, फ्यूज करो। आर्यन, तुम्हें क्रूर बाघ तकनीक फ्यूज करने पर 1000 EXP पॉइंट्स, 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 100 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। तभी बाघेंद्र जोर से दहाड़ा। अपने बेटे के फटे हुए सिर को देखते हुए उसके दिल में गुस्सा फूट पड़ा और उसके शरीर से शक्तियां बाहर निकलने लगी। इंसानी लड़के, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बाघेंद्र के शरीर से निकलने वाली खतरनाक शक्तियां इतनी भयानक थी कि आसपास मौजूद सभी जंगली बाघ योद्धाओं को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहां मौजूद सभी लोगों को जैसे ही होश आया, वो सभी भौंचक के रह गए और हैरानी में बड़बड़ाने लगे। मर गया। वसंत वास्तव में मर चुका है। वास्तव में मर चुका है। यह कैसे हो सकता है? वसंत, जिसकी शक्तियां युद्धराज स्तर के चरम पर थी, उसे बस एक वार से मार दिया गया था और यहाँ तक कि यह जब था तब वो एक आदिम जानवर के रूप में था। इस पर उन लोगों के लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि गहरे सदमे के बावजूद भी क्रूर बाघ कबीले के योद्धा अपने परम कर्तव्य को नहीं भूले और उन्होंने तुरंत आर्यन को चारों तरफ से घेर लिया। अब अगर उसके पास पंख भी होते तो भी वो बचकर नहीं निकल सकता था। बाघेंद्र एक कदम आगे बढ़ा। उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे चाकू से काटा जा रहा हो। उसका केवल एक ही बेटा था और वो वास्तव में उसके सामने मर गया और उस वक्त उसके पास उसे बचाने का समय भी नहीं था। आर्यन पूरे समय कमजोरी दिखा रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो शक्तियों को इकट्ठा कर रहा था। यही कारण था कि वसंत के पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो अपने दूसरे चरण के बदलाव को पूरा कर सकें। दाहिने हाथ की जादुई शक्ति को इकट्ठा होने में 3 मिनट लगते थे, जिसके एक ही वार से लेवल 6 युद्ध आत्मा स्तर से नीचे के किसी भी योद्धा को आसानी से मारा जा सकता था। लेकिन सोलस्टम तकनीक के साथ उसकी शक्तियां दोगुनी हो गई थी। इसके अलावा आर्यन ने अपने अंतिम वार में पहाड़ तोड़ मुक्के की शक्तियों को भी दाहिने हाथ की जादुई शक्ति के साथ मिला लिया था, जिससे वो वार बेहद ही खतरनाक बन गया था। बाघेंद्र आर्यन के सामने आया और उसने अपने दांतों को कसते हुए कहा, तुम मरने वाले हो। मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा और इसे सिंह परिवार की सेना को दे दूंगा। मैं एक कुर्सी बनाने के लिए तुम्हारी खाल का इस्तेमाल करूंगा और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी आत्मा कभी भी पुनर्जन्म ना ले पाए। उसकी आवाज और भी ठंडी होती गई और उसके शरीर से निकलने वाली शक्तियां बेहद खतरनाक होती गई, जो आर्यन की चेतना के समुद्र को कुचलने लगी और उसके ऊपर हजारों टन वजनी पहाड़ का दबाव पड़ने लगा, जिससे वो बेहद असहज महसूस कर रहा था। आर्यन एक बार पहले ही मर चुका था और पुनर्जीवित होने के बाद इस दुनिया में पहुंचा था। अगर बाघेंद्र ने जैसा कहा कि वो उसकी आत्मा तक को नष्ट कर देगा और उसे पुनर्जीवित नहीं होने देगा, इससे एक पल के लिए आर्यन घबरा गया था। आर्यन ने बाघेंद्र की ओर देखा और अपने मन में सोचा, टूयू एनर्जी की मदद से मेरी शक्तियां पहले ही भर चुकी हैं, लेकिन मेरी शक्तियां अभी भी बहुत कमजोर है। मुझे कुछ और शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। फिर आर्यन अपने दिल में चिल्लाया,
सोलस्टम तकनीक एक बार फिर आर्यन की शक्तियां दोगुनी हो गई और बाघेंद्र की शक्तियों से पड़ने वाला दबाव भी कम हो चुका था। इसके बाद उसने हल्का सा अपना दाहिना हाथ हिलाया और बाएं हाथ की उसकी 2 उंगलियां हिली, जिनमें एक पीले रंग का तालिस्मानी कागज दिखने लगा। बाघेंद्र ने महसूस किया कि आर्यन के शरीर से निकलने वाली शक्तियों की आभा बदल रही थी और उसने कहा, इंसानी लड़के, तुम अपनी मौत को गले लगा रहे हो। यह बोलते हुए बाघेंद्र पहले ही उसके करीब पहुंच चुका था। भले ही आर्यन ने सोलस्टम तकनीक का इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन फिर भी वो बाघेंद्र को अपने इतने करीब आते हुए नहीं देख पाया था। वो वास्तव में बहुत तेज था। इससे पहले कि आर्यन कुछ भी कर पाता या सोच पाता, बाघेंद्र ने उसकी छाती पर एक काले बाघ के तेज पंजे के साथ शक्तिशाली वार कर दिया। बूम! आर्यन का शरीर एक विस्फोट के साथ 50 फुट दूर जाकर गिरा। हमारी शक्तियों के बीच अंतर बहुत ज्यादा है। मैं इस तरह उसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, आर्यन ने अपने मुंह से खून थूकते हुए सोचा। फिर उसका हाथ हिला और वो अपने दिल में चिल्लाया, आदमखोर किंग कांग, एक तालिस्मानी कागज जाओ। पलक झपकते ही एक तालिस्मानी कागज उसके हाथों से निकला और एक तेज धमाके के साथ हवा में फूट गया। इसके तुरंत बाद उसमें से एक आदमखोर किंग कॉन्ग एप दहाड़ते हुए बाहर निकला और उसने पहाड़ तोड़ मुक्के का इस्तेमाल करते हुए सीधे बाघेंद्र के सिर को निशाना बनाया। बाघेंद्र ने अपनी आंखें थोड़ी उठाईं, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। जैसे ही पहाड़ तोड़ मुक्का उसके सिर से टकराया, अचानक उसका सिर हिला और एक काले बाघ के सिर में बदल गया। आदमखोर किंग कॉन्ग एप के पहाड़ तोड़ मुक्के से उसके सिर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। भले वो एक आदमखोर किंग कॉन्ग एप का नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक उच्च श्रेणी का तालिस्मानी कागज था, जिसकी शक्तियां आदमखोर किंग कॉन्ग एप से कम नहीं थी। लेकिन फिर भी बाघेंद्र को कोई नुकसान नहीं हुआ था। यह अविश्वसनीय था। बाघेंद्र ने उसकी ओर देखा, फिर उसने अपना एक हाथ उठाया और मुक्का मारा। दफा हो जाओ। मुक्का दिखने में बहुत शांत और साधारण लग रहा था, लेकिन उसके अंदर छिपी शक्तियों ने उसे लगभग भ्रामक बना दिया था। बूम! मुक्का सीधे आदमखोर किंग कांग एप की छाया से जा टकराया। फिर एक धमाके के साथ आदमखोर किंग कांग एप की छाया एक पटाखे की तरह आग की लपटों में जलकर हवा में ही राख हो गई। बाघेंद्र की इतनी भयानक और खतरनाक शक्तियों को देखकर हर कोई दंग रह गया। पहले चरण का बदलाव। क्या यह काले बाघ की पहले चरण के बदलाव की शक्तियां हैं? यह बहुत डरावना है। एक आदमखोर डिमन बीस्ट को सिर्फ एक मुक्के में मार दिया। वास्तव में उसकी शक्तियां किस स्तर पर पहुंच चुकी हैं? डिमंस की शक्तियां वास्तव में मनुष्यों की तुलना में बहुत ज्यादा अलग और खतरनाक थी। बाघेंद्र की शक्तियों का अनुमान लगाना वास्तव में बहुत ज्यादा मुश्किल था। शक्तियों के बारे में उसकी समझ एक निश्चित स्तर को पार कर गई थी और उसने एक ऐसे स्तर में प्रवेश कर लिया था जहां वो किसी भी अधिक से अधिक शक्तिशाली चीज को उंगलियों से मसल सकता था। भले ही आदमखोर किंग कॉन्ग एप के पास भौतिक शरीर ना हो, फिर भी वो उसे सिर्फ एक घूंसे से मार सकता था। यही उसकी शक्तियां थी। तालिस्मानी कागज। हम्फ! यह तो मेरा एक घूंसा भी बर्दाश्त नहीं कर सका। बाघेंद्र वापस अपने मानव रूप में लौट आया और एक हल्का कदम आगे बढ़ाया। उसके पैरों के नीचे से धूल का एक बादल उड़ गया और उसका शरीर पहले ही गायब हो चुका था। अगले ही पल वो आर्यन के सामने दिखाई दिया। उसके दाहिने हाथ की मांसपेशियों ने उसके हाथ का कपड़ा फाड़ दिया, फिर नीचे एक मुक्का मारा। इससे पहले कि उसका मुक्का आर्यन से टकराता, वो जोर से चिल्लाया। दाहिने हाथ की जादुई शक्ति और दोनों के मुक्के एक दूसरे से टकरा गए। बूम! जैसे ही दोनों के मुक्के आपस में टकराए, चारों तरफ खतरनाक शक्तियां फैल गई। फिर क्रैक की आवाज के साथ आर्यन के हाथ की हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई दी। असहनीय दर्द की वजह से उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था और वो पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसे दर्द की परवाह नहीं थी और उसकी आंखें सीधे बाघेंद्र के सिर के ऊपर की ओर देख रही थीं। 109 इंच। यह एक चमकीला लाल रंग का नंबर था, जो बाघेंद्र के सिर के ऊपर उसकी शक्तियों के नुकसान को दर्शा रहा था। यह बहुत कम है। इस हिसाब से उसे जान से मारना नामुमकिन होगा। शक्ति, शक्ति, मुझे और अधिक शक्ति चाहिए। आर्यन का दिल कस गया।
सोलस्टम तकनीक और दाहिने हाथ की जादुई शक्ति के बावजूद वो उसे केवल 109 अंक का नुकसान पहुंचा पाया था। बाघेंद्र की सैकड़ों हजारों एचपी की तुलना में इसे गिनना भर भी बेवकूफी थी। आर्यन के लिए भले ही यह बहुत कम नुकसान हो, लेकिन बाघेंद्र के लिए यह बहुत अलग था, क्योंकि उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ था। आर्यन के मुक्के की इतनी घनी शक्तियों ने उसे हैरान करने के साथ साथ बेहद गुस्सा भी दिला दिया था। इसके तुरंत बाद एक उग्र बाघ की गर्जना के साथ बाघेंद्र का शरीर धुंधला पड़ गया और पलक झपकते ही आर्यन के पीछे दिखाई दिया। फिर आर्यन के सिर पर हमले करते हुए वो जोर से चिल्लाया, मर जा। आर्यन के शरीर पर तुरंत ड्रैगन आर्मर की रक्षा के साथ साथ किंग कांग शील्ड का बचाव भी सक्रिय हो गया था। बूम! लेकिन इससे आर्यन अपना बचाव करने में असमर्थ था और बाघेंद्र का मुक्का उससे टकरा गया। मुक्का सीधे उसके सिर में लगा और वो कम से कम 10 मीटर दूर जाकर गिरा। उसका सिर लगभग फटने की कगार पर था। हालांकि वो फटने से बच गया था, लेकिन उसके माथे से और आंखों में ताजा खून बह रहा था। अचानक उसकी एक जोड़ी आंखें खून से लाल हो गईं, जो अतुलनीय रूप से भयावह लग रही थीं। आर्यन जमीन पर पड़ा था और बाघेंद्र को बुरी तरह से देख रहा था। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, उसने एक खतरनाक आवाज में कहा, जिसमें गुस्सा और बाघेंद्र की हत्या का इरादा साफ साफ झलक रहा था। बाघेंद्र थोड़ा हैरान था। वो अच्छी तरह से जानता था कि उसने अभी कितना शक्तिशाली हमला इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी आर्यन उसके हमले से नहीं मरा था। यह उसके लिए बहुत अविश्वसनीय था। आर्यन की धधकती लाल आंखों को देखकर उसका दिल कांप उठा और वो और भी निश्चित हो गया कि इस लड़के को मरना ही होगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। फिर वो हंसा, मुझे मार डालोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? यह बोलते हुए वो और जोर से हंसने लगा और कहा, तुम सिर्फ एक चींटी के समान हो, तुम्हें मारना मेरे लिए उतना ही आसान है जितना चुटकी बजाना। यह सुनकर आर्यन ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है कि तुम अभी मुझे आसानी से मार सकते हो। तुम्हारा शक्तियां मुझसे कई गुना अधिक है और तुम काफी शक्तिशाली हो, लेकिन चिंता मत करो, कुछ दिनों में मैं तुम्हारी जान जरूर ले लूंगा। वास्तव में उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर पाया। चाहे वो सोलस्टम तकनीक हो, पहाड़ तोड़ मुक्का हो, ड्रैगन स्लेयर तकनीक हो, वो उसका कुछ नहीं कर सकता था। यह सभी केवल बस कुछ तकनीकें थे, जिनकी मदद से वो बाघेंद्र का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। अगर उसे वास्तव में किसी चीज की जरूरत थी, वो यह थी कि जल्द से जल्द शक्तियों के स्तर बढ़ाना। अगर उसकी शक्तियों का स्तर बढ़ेगा तो तकनीकों का स्तर भी बढ़ेगा, फिर वो इन तकनीकों की मदद से और खतरनाक हमला कर सकता था। उसकी शक्तियां को स्तर अभी बस युद्ध आत्मा स्तर पर था और बाघेंद्र की शक्तियों का स्तर युद्ध बुर्जुग की चरम सीमा पर था। वो युद्ध सम्राट बनने से केवल आधा कदम दूर था। फिर वो कैसे उसका मुकाबला कर सकता था? बाघेंद्र ने आर्यन की हालत पर हंसते हुए कहा, इसका कुछ मतलब नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से बचकर निकल सकते हो? हाँ हाँ। इसके तुरंत बाद उग्र बाघ कबीले के योद्धाओं ने एक स्वर में चिल्लाकर घेराबंदी को एक बड़े कदम से सिकोड़ दिया। उनके बीच से आर्यन के लिए भागना लगभग नामुमकिन था। आर्यन के मुंह का कोना वापस मुड़ा और वो बुरी तरह हंसा और कहा, बाघेंद्र, बस तुम रुको, मैं जरूर यहाँ से बचकर निकल जाऊंगा। उसी समय वहाँ एक भेड़िए की तेज गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। इसके बाद एक सफेद आकृति बाहर निकली और सीधे आर्यन के पास उतरी। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? यह स्नो व्हाइट की आवाज थी, जिसने आर्यन से उसके विचारों के माध्यम से पूछा। आर्यन ने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। जब बाघेंद्र ने स्नो व्हाइट को देखा तो उसने हंसते हुए कहा, बस एक छोटा सा कमीना कुत्ता, क्या तुम इसकी मदद से भागने वाले हो? आर्यन हंसा, फिर उसने स्नो व्हाइट को देखा और उससे कहा, स्नो व्हाइट, उसने तुम्हें एक कमीना कुत्ता बोला। वो हूँ। स्नो व्हाइट को गुस्सा आ गया और बुरी तरह से गुर्राने लगा। आज तक किसी ने भी उससे ऐसी बात नहीं की थी और बाघेंद्र ने तो उसकी तुलना एक कुत्ते से की, और उस पर भी एक कमीने कुत्ते से। यह उसके लिए एक बड़ा अपमान था। स्नो व्हाइट के गले से धीमी गर्जनाएं निकलती रहीं।
वो गुस्से में था, बहुत ज्यादा गुस्से में था। फिर उसने आर्यन ने से कहा, मास्टर, मैं उसे मारना चाहता हूँ। आर्यन हंसा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, वो मेरा शिकार है, मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा। नहीं, मैं उसे काट कर मारना चाहता हूँ। स्नो व्हाइट ने मुस्कुराते हुए अपने 2 दांत दिखाए जो अभी अभी बड़े हुए थे। वो अभी भी बहुत छोटा था और वास्तव में एक प्यारे कुत्ते की तरह दिखता था। अगर ऐसा है तो ठीक है, आधा तुम्हारा आधा मेरा, आर्यन ने कहा, जैसे वो किसी को मारने की नहीं बल्कि खाने की चीज का बंटवारा कर रहा हो। हाँ, ये ठीक है, स्नो व्हाइट ने सिर हिलाया और फिर अपनी गहरी आंखों से बाघेंद्र की ओर देखा। उसके शरीर की आभा बदलने लगी थी। स्नो व्हाइट एक डिवाइन बीस्ट था। दूसरे शब्दों में कहें तो वो एक वुल्फ गॉड का वंशज था। अगर उसे गुस्सा आ गया तो यह धरती और आसमान नष्ट करने जैसा होगा। आर्यन ने बाघेंद्र की ओर देखा और हंसा। अब कुछ दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुम जल्द ही मरने वाले हो। तुमने ऐसे किसी को गुस्सा दिलाया है जिसे तुम्हें नहीं दिलाना चाहिए था। हा हा हा। उसकी नजरों में बाघेंद्र पहले ही मर चुका था जब उसने स्नो व्हाइट को गुस्सा दिलाया था। हा हा हा। बाघेंद्र अपनी हंसी नहीं रोक पाया और कहा, एक इंसान और एक कुत्ता और बर्ताव ऐसे कर रहे हैं, ना जाने कितने बड़े तुर्रम खान हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा और तुम लोगों को छोड़ दूंगा? हाँ हाँ इंसानी बच्चे, यह बस तुम्हारी गलतफहमी है। हालांकि वो महसूस कर सकता था कि स्नो व्हाइट के शरीर की आभा बदल रही थी, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आसपास के उग्रबाघ योद्धा और बाकी कबीलों के लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। जब एक कुत्ते की मौत आती है तो वो हर तरह के पैंतरे आजमाने की कोशिश करता है। वो और कुछ नहीं, बस खुद का मजाक बना रहा है। लड़के, तुम जल्द मरने वाले हो, इतना घमंडी मत बनो। हाँ हाँ हाँ। भीड़ को खुद का मजाक बनाते देख आर्यन नाखुश था और उसने नीची आवाज में पूछा, स्नो व्हाइट, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है? स्नो व्हाइट अभी भी अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर रहा था। आर्यन ने अपने दिल में सोचा, एक बड़ी चाल की तैयारी करने में समय लगता है, ठीक मेरी दाहिने हाथ की जादुई शक्ति की तरह। इसमें जितना अधिक समय लगेगा उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। मुझे स्नो व्हाइट के लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। इसके बाद आर्यन ने एक नजर स्नो व्हाइट की तरफ देखने के बाद बाघेंद्र की ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हें बस अभी पता चल जाएगा कि मैं डरा हूं या नहीं। बाघेंद्र, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जल्द मारने वाला हूं, तो इसका मतलब मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो बस थोड़ा सा इंतजार करो। बाघेंद्र ने तिरस्कार से कहा, इंसानी लड़के, यह मेरा डिमन इलाका है, मेरी डिमन की दुनिया है। भले ही तुम्हारा सिंह परिवार की सेना यहाँ क्यों ना आ जाए, फिर भी आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। पिछली बार तुम्हारे सिंह परिवार ने हमारी एविल डिमन संत को छीन लिया। इस बार भले ही तुम्हारे पास 9 जिंदगियां क्यों ना हो, फिर भी तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। आज यहाँ मेरे बेटे के साथ साथ जंगली तेंदुआ कबीले के लोगों की भी लाशें बिछा दी जाएंगी, और उस तेंदुआ लड़की को भी कोई नहीं बचा सकता। उसे तो मैं जिंदा दफना दूंगा ताकि वो मेरे बेटे के मकबरे के सामने घुटनों के बल पड़ी रहे। हाँ हाँ हाँ। बाघेंद्र की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। जैसे ही उसकी हंसी फीकी पड़ी, उसने धीरे से अपना दाहिना पैर उठाया। यह देखकर आर्यन का दिल कस गया और उसने तुरंत पूछा, स्नो व्हाइट, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है? स्नो व्हाइट अभी भी शक्तियों को बढ़ा रहा था और आर्यन के पास इतना समय नहीं था कि वो कोई कदम उठा सके। अचानक हवा का एक तेज झोंका उसकी ओर बढ़ा। आर्यन ने ज्यादा परवाह नहीं की, उसने स्नो व्हाइट को उठाया और चकमा दिया। भले ही आर्यन ने चकमा दे दिया था, लेकिन बाघेंद्र के हमले की शक्तियां उसके कंधे में घुस गई, जो इतनी शक्तिशाली थी कि आर्यन को अपना कंधा तक महसूस होना बंद हो गया था। फिर उसकी पीठ में तेज दर्द होने लगा और वो उड़ते हुए दूर जाकर गिरा। आह! थू! गिरने के तुरंत बाद उसके मुंह से खून निकलने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सच में मर जाऊंगा, आर्यन ने अपने दिल में सोचा और अपना हाथ हिलाया।
ड्रैगन स्लेयर बाहर आओ। पलक झपकते उसके हाथों में ड्रैगन स्लेयर दिखने लगा, जिसमें से खतरनाक शक्तियां बाहर निकल रही थी। सिंह परिवार का सर्वोच्च हथियार। लगता है तुम सिंह परिवार के यंग मास्टर हो। 16 साल पहले भी सिंह परिवार का एक यंग मास्टर यहाँ आया था। तुम दोनों एक जैसे लगते हो, कहीं तुम उस कमीने आलोक के बेटे तो नहीं हो। यह ख्याल आते ही बाघेंद्र का माथा खराब हो गया। उस साल एविल डिमन संत भी तेंदुआ लड़की के समान थी। वो उससे शादी करने वाली थी। हालांकि आलोक की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था। शादी से पहले उसकी दुल्हन भाग गई थी और सिंह परिवार के सेना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। उस समय बाघेंद्र ने अपने खून से कसम खाई कि वो इसका बदला लेकर रहेगा, सिंह परिवार को खत्म करने तक चुप नहीं बैठेगा। और आलोक से तो वो चुन चुन कर बदला लेना चाहता था। इतने सालों से वो बदला लेने के लिए एकांत में अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था। आर्यन को देखकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई और साथ ही आलोक के दिए गए गहरे जख्म भी ताजा हो गए। लेकिन इतने सालों के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके बेटे के साथ भी ऐसा ही होगा। इसके अलावा एक बार फिर सिंह परिवार से कोई था जिसके हाथों से उसके बेटे की मृत्यु हुई थी, और वो उसी इंसान का बेटा था जिसने उसको इतना दर्द दिया था। आर्यन थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं आलोक सिंह का बेटा हूँ। उस समय मेरे पिता ने मेरी माँ की वजह से तुम्हारी जान बख्श दी थी, वरना तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब तक जिंदा होते। यह सुनकर बाघेंद्र का गुस्सा फूट पड़ा और उसने तुरंत पहले चरण का बदलाव किया और आर्यन की ओर देखते हुए उसने गुस्से में गर्जना करना जारी रखा। उसको इतने गुस्से में देख आर्यन समझ गया कि उसने जो तीर अंधेरे में चलाया था वो निशाने पर सही जगह लगा था। उस समय वास्तव में वैसा ही हुआ था जैसा आर्यन ने कहा था। अगर उसकी माँ की दलीलें नहीं होती तो बाघेंद्र आलोक द्वारा मारा जा चुका होता। लेकिन सवाल यह था कि आर्यन को कैसे पता चला। यह बस उसका एक अनुमान था। उसने बस ऐसे ही अंधेरे में तीर चलाया था और बाघेंद्र के गुस्से ने यह साबित कर दिया था। हाँ, मैंने सही अनुमान लगाया। बाघेंद्र, उस समय तुम मेरे पिता से हार गए थे और अब मैंने तुम्हारे बेटे को मार डाला है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कब का आत्महत्या कर लेता। तुम्हें तो इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए और अपने बेटे के साथ ही मर जाना चाहिए था। उसके शब्द एक हिंसक प्रहार की तरह थे। बाघेंद्र का चेहरा लाल हो गया था और उसने मुंह से खून थूक दिया था। 1,20,000 इंच 6 अंकों की क्षति का नुकसान उसके सिर के ऊपर तैर रहा था, जिसे देख आर्यन स्तब्ध रह गया। क्या? यहाँ तक कि मेरे बुरा भला कहने से भी नुकसान का प्रभाव पड़ता है? यह ख्याल आने के तुरंत बाद आर्यन ने जोर जोर से उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बेकार, घटिया, तुच्छ, और तुम्हें तो कुत्ते की मौत मर जाना चाहिए। उसने सभी तरह के गंदे और गुस्सा दिलाने वाले शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन इससे कोई और नुकसान नहीं हुआ। बाघेंद्र की आंखें काली और नजरें और तीखी हो गई थी। उसकी नजरों में हत्या का इरादा साफ साफ झलक रहा था और पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया था। फिर उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, तुम्हारा बाप एक कुत्ते की तरह छिपा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले मैं तुम्हें जान से मारूंगा और फिर तुम्हारे उस बूढ़े बाप को मारूंगा, चाहे वो किसी भी बिल में क्यों ना छिपा हुआ हो। अचानक दूसरा चरण, वो चिल्लाया और अगले ही पल उसके शरीर की मांसपेशियां हिंसक रूप से बदल गईं। उसकी शक्तियां बेहद खतरनाक और भयावह बन चुकी थी और अभी तक जो उसे 1,20,000 HP का नुकसान हुआ था वो तुरंत भर गया। आर्यन घबराने लगा। उसने तुरंत स्नो व्हाइट की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है? अब यह जिंदगी और मौत का सवाल था। आर्यन की सारी उम्मीदें स्नो व्हाइट पर टिकी हुई थी। उसी समय स्नो व्हाइट की आंखें तंग हो गई और उसके पूरे शरीर में अचानक शक्तियां आ गई। यह देखकर आर्यन उत्साहित हो गया। लगता है उसका काम खत्म हो गया और अब वो एक डिवाइन बीस्ट बनने वाला है। अभी वो यह सब सोच ही रहा था कि तभी स्नो व्हाइट के पिछवाड़े से एक जोर की आवाज आई। इसके तुरंत बाद स्नो व्हाइट के शरीर में जो डिवाइन बीस्ट की शक्तियां आई थी वो पूरी तरह से गायब हो गई थी। क्या? इतनी देर तक इंतजार करने के बाद बस तुम्हारे पिछवाड़े से आवाज आई? मैं
आर्यन ने उसे मूर्खता से देखा। वो वास्तव में उसे 2 बार लात मारना चाहता था। शायद तू एक नकली डिवाइन बीस्ट है। उसी समय स्नो व्हाइट ने कहा, मास्टर चिंता मत करो, मैं अभी भी कर सकता हूँ। एक डिवाइन बीस्ट की शक्तियां फिर से फूट पड़ी। इस बार आर्यन की उम्मीद फिर से जग गई। आखिर स्नो व्हाइट एक डिवाइन बीस्ट था। सिस्टम उससे झूठ थोड़ी बोलेगा। जल्दी 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 उसका सब्र जवाब दे रहा था, क्योंकि बाघेंद्र ने पहले ही उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। आर्यन की शक्तियां लगभग खत्म हो चुकी थी और उसका शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया था। वो अब और बाघेंद्र के हमलों का सामना नहीं कर सकता था। वो केवल स्नो व्हाइट पर भरोसा कर सकता था। हाँ, बाघेंद्र, घुटने टेकने की तैयारी करो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। आर्यन अचानक चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर आसपास के सभी बाघ योद्धा डरकर कुछ कदम पीछे हट गए। यह आर्यन की आवाज की वजह से नहीं, बल्कि स्नो व्हाइट के शरीर से निकलने वाली खतरनाक शक्तियों की वजह से था। हर कोई स्नो व्हाइट के शरीर से निकलने वाली डिवाइन बीस्ट की शक्तियों को महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि बाघेंद्र के दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थी। डिमन कबीले के एक सदस्य के रूप में वो एक डिवाइन बीस्ट की शक्तियों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता था। उसने स्नो व्हाइट की देखा, जिसकी वजह से उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं और उसके चेहरे का भाव बदलने लगा था। उसी समय स्नो व्हाइट ने ठंड से कहा, नरक में जाओ। तभी उसके पेट में गर्जना होने लगी। स्नो व्हाइट के शब्द सुनकर आर्यन बेहद उत्साहित हो गया और उसका चेहरा खुशी से भर गया, क्योंकि उसने कहा था कि नरक में जाओ। इसका मतलब किसी भी वक्त उसकी एक डिवाइन बीस्ट की शक्तियां पूरी तरह से बाहर आ सकती थी। स्नो व्हाइट के पेट में तेज दर्द होने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अगले ही पल उसके पिछवाड़े से गंदगी का ढेर निकला। आर्यन, बाघेंद्र, आसपास के बाघ योद्धा, बाकी सभी डिमन कबीलों के लोग यह देखकर अवाक रह गए। इसके बाद हाँ, मैं हंसी से मर रहा हूँ। हाँ, इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। मैंने इसे पकड़ना शुरू कर दिया और अब मैं इसे पकड़ रहा हूँ। मैं वास्तव में इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, वो सभी इतनी जोर से हंस रहे थे कि वो अपने हथियार भी नहीं पकड़ पा रहे थे। क्रूर बाघ कबीले के योद्धा इतनी जोर से हंसे कि उन्होंने लगभग अपने हथियार गिरा दिए। उनमें से कई लोग तो इतनी जोर से हंसे कि वो जमीन पर गिर पड़े। यह बहुत अजीब है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो डिवाइन बीस्ट की शक्तियों के बहाने अपनी गंदगी निकालना चाहता था। हाँ, यहाँ तक कि बाघेंद्र भी रुक गया और अपनी हंसी नहीं रोक सका। आर्यन ने स्नो व्हाइट की ओर देखा। वो उसे देखता रहा और उसे देखता रहा। साथ ही उसने 100 बार सिस्टम की जांच की, लेकिन स्नो व्हाइट का परिचय अभी भी वही था। डिवाइन बीस्ट, डिवाइन बीस्ट, डिवाइन बीस्ट, डिवाइन बीस्ट नहीं, वो एक डिवाइन बीस्ट नहीं हो सकता। वो बस एक नकली बीस्ट हैं। सिस्टम, तुम मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकते। मैं उसके बदले पॉइंट्स लेना चाहता हूँ। मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। युद्धपेट ने अपने मालिक को पहचान लिया है। इसे बदला नहीं जा सकता। युद्धपेट ने अपने मालिक को पहचान लिया है। इसे बदला नहीं जा सकता। आर्यन वास्तव में मरना चाहता था। वो पहले कभी इतनी बुरी तरह से मरना नहीं चाहता था। उसके लिए एक बार स्नो व्हाइट पर भरोसा करना ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने दूसरी बार उस पर विश्वास किया। अगर स्नो व्हाइट एक इंसान होता या अगर वो एक दुष्ट बीस्ट होता तो वो वास्तव में उसे बुरी तरह से पीटता। स्नो व्हाइट ने आर्यन को मासूम नजर से देखा और उससे कहा, मैंने आज सुबह कुछ बुरा खाया था। आर्यन अवाक रह गया। रहने दो, मैं तुमसे कोई सफाई नहीं चाहता और बात करना बंद करो। स्नो व्हाइट मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, मैं अभी भी डिवाइन बीस्ट की शक्तियों को जगा सकता हूँ। मत करो, मत करो, मत करो। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। डिवाइन बीस्ट की शक्तियों के बारे में बात मत करो। मैं तुम्हारी शक्तियों को देखने के बजाय बाघेंद्र द्वारा मर जाना पसंद करूंगा। आर्यन को अब स्नो व्हाइट के शब्दों पर विश्वास नहीं था। डिवाइन बीस्ट की शक्तियाँ? क्या वास्तव में पीछे से हवा छोड़ना और मल बाहर निकालना डिवाइन बीस्ट की शक्तियाँ थी? नहीं,
बल्कि वो उसे मरवाना चाहता था। इसके अलावा मरवाने से पहले उसने डिमन इलाके में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। मरने के बाद भी लोग उसका मजाक बनाएंगे। स्नो व्हाइट ने उत्सुकता से कहा, मास्टर, मैं वास्तव में कर सकता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे वास्तव में विश्वास है कि मैं बच नहीं पाऊंगा। स्नो व्हाइट, तुम्हारा भविष्य अभी भी शानदार है। कम से कम मूर्ख होने के मामले में तो तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। अगर तुम जीना चाहते हो तो भाग जाओ। आर्यन के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। वो अपनी वर्तमान स्थिति में बच नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो तब तक कोशिश कर सकता था जब तक कि स्नो व्हाइट बचकर भाग ना जाए। हफ! उसकी आंखें डबडबा गईं। फिर उसने मजबूती से ड्रैगन स्लेयर को पकड़ा और बाघेंद्र की ओर दौड़ पड़ा। वो अपनी अंतिम सांस तक हार नहीं मानना चाहता था। बाघेंद्र ठंड से हंसा और कहा, बहुत कमजोर। ड्रैगन स्लेयर तुम्हारे हाथों में रहने के लायक नहीं है। आर्यन के हमले का सामना करते हुए उसने आसानी से इसे चकमा दे दिया। फिर अपने दाहिने हाथ की एक चाल से उसने अपनी हथेली आर्यन के पेट पर मारी। बूम! आर्यन का शरीर दूर उड़ गया और जमीन पर बुरी तरह से गिरा। आह थू डॉट आह थू। मुंह से कुछ खून थूकने के बाद उसने स्नो व्हाइट की ओर देखा, जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था, और कहा, तुम अभी क्यों नहीं जा रहे हो? जल्दी से जाओ। आर्यन ने स्नो व्हाइट की मां से उसकी अच्छी देखभाल करने का वादा किया था, लेकिन वो अभी अपनी देखभाल भी नहीं कर सकता था, तो वो स्नो व्हाइट की देखभाल कैसे कर सकता था? स्नो व्हाइट ने अचानक मुड़कर बाघेंद्र की ओर देखा, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जो एक क्रूर बाघ की तरह नजर आ रहा था। मास्टर, मैं अपनी आखिरी कोशिश करने जा रहा हूँ, उसने आर्यन से कहा। नोट रीडर्स, ध्यान दें कि आर्यन और स्नो व्हाइट के बीच होने वाली सभी बातें उनके विचारों के माध्यम से होती है। जब एक बीस्ट पेट सिस्टम द्वारा पालतू बन जाता है तो आर्यन उसके साथ विचारों के माध्यम से बात कर सकता है, जिन्हें उनके अलावा कोई और नहीं सुन सकता था। आर्यन जल्दी से अपनी जगह से हिला। उसे वास्तव में डर था कि स्नो व्हाइट फिर से अपने पिछवाड़े से कुछ गंदगी ना निकाल दे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो वास्तव में और नहीं देखना चाहता था और कहा, नहीं, भाग जाओ। अचानक वहां जोर जोर से बिजली की तरह गड़गड़ाहटें होने लगीं। आसपास गर्म शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। आसमान में बादल छाने लगे और हवाएं तेज चलने लगीं। धरती जोर जोर से हिल रही थी, मानो कोई बहुत बड़ा भूकंप आया हो। स्नो व्हाइट की आंखें बेहद बर्बर हो गईं। वो फिर से गर्जना करने लगा और चिल्लाने लगा, नन्हे बच्चों, मार डालो। बूम! तभी पहाड़ के आकार का एक फायर वुल्फ बाहर निकला। उसका पूरा शरीर जल रहा था, जैसे कि वो आग में जल रहा हो। वो स्नो व्हाइट के सामने थोड़ा झुक गया, फिर बाघेंद्र की ओर बढ़ गया। इसके अलावा एक के बाद एक फायर वुल्फ क्रूर बाघ कबीले में घुस गए। एक पहरेदार ने घबराते हुए बाघेंद्र को बताया, प्रमुख, हमारा पूरा कबीला डिमन बीस्ट से भर चुका है। वो सभी फायर वुल्फ हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। बाघेंद्र ने फ्लेम वुल्फ को एक घूंसे के साथ दूर उड़ा दिया। तभी उसकी ओर एक और फ्लेम वुल्फ बढ़ा। इसके अलावा पूरे कबीले में फायर वुल्फ ही फायर वुल्फ हो गए थे। इन फायर वुल्फ का स्तर कम नहीं था, यहाँ तक कि कुछ तो लेवल 5 के फायर वुल्फ भी थे। जैसे ही आर्यन ने अपनी आंखें खोली, उसने एक गहरी सांस ली। क्या यह तुम्हारी डिवाइन बीस्ट की शक्तियां थी? स्नो व्हाइट ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। हाँ। आर्यन ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा। तुमने इन्हें पहले क्यों नहीं छोड़ा? वो उसकी बेवकूफी पर मुस्कुरा भी नहीं सकता था। अगर उसे पहले पता होता कि वो इन्हें अपनी असली डिवाइन बीस्ट की शक्तियां समझ रहा था, तो वो उसे पहले ही यह करने को कह देता और उन्हें मरने का इंतजार नहीं करना पड़ता। जब आर्यन ने स्नो व्हाइट के सिर पर थप्पड़, तुरंत एक लेवल 5 का फायर वुल्फ उसकी ओर मुड़ गया, जो उसे देख गुर्रा रहा था। उसकी दो क्रूर आंखें आर्यन की ओर देख रही थीं, जैसे कि कह रही हों, अगर तुम उसे फिर से छूने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा। यह देखकर कि फायर वुल्फ आर्यन की ओर इतना उग्र था, स्नो व्हाइट ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाया, वो मेरा मास्टर है। अगर तुमने फिर से उसका अनादर करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। हु फायर वुल्फ तुरंत एक पिल्ले में बदल गया।
उसने धीरे से स्नो व्हाइट के शरीर पर अपना सिर रगड़ा और उसकी आंखें प्यार से भर गई थीं। आर्यन ने स्नो व्हाइट की ओर देखा, फिर उस फायर वुल्फ को देखा जो स्नो व्हाइट के शरीर पर सिर रगड़ रहा था। वो फायर वुल्फ एक मादा थी। जिसे देखते हुए वो बड़बड़ाया, मैं भी तो सोचूं, ये इतने सारे उच्च स्तर के फायर वुल्फ को कैसे बुला सकता है, वो सभी इसके प्यार में पागल है। स्नो व्हाइट अभी भी एक युवा डिवाइन बीस्ट था। उसकी क्षमता केवल लेवल 1 फायर वुल्फों को बुला सकती थी। हालांकि इन फायर वुल्फ्स में से सबसे निचला स्तर कम से कम स्तर 3 था और मादा वुल्फ लेवल 5 के वुल्फ किंग के शिखर पर थी। स्नो व्हाइट ने मुड़कर मादा वुल्फ की ओर देखा और चिल्लाया, तुम मेरे मास्टर के लिए रास्ता क्यों नहीं बना रही हो? वो लेवल 5 की मादा वुल्फ तुरंत गर्जना करने लगी। वो उन सभी फायर वुल्फों की मुखिया थी। मादा वुल्फ के दूर चले जाने के बाद स्नो व्हाइट ने मजबूरी में अपना सिर हिलाया। महिलाएं एक बुरी बला हैं। एक पल में मादा वुल्फ किंग के आदेश के तहत फायर वुल्फ और भी उग्र हो गए। आधे मिनट से भी कम समय में उन्होंने एक सीधा रास्ता खोल दिया जो कबीले से बाहर जाता था। यह दृश्य बहुत खूबसूरत था। आर्यन ने कड़वाहट से फायर वुल्फों के बीच फंसे बाघेंद्र की ओर देखा और हंसते हुए कहा, बाघेंद्र, मेरा इंतजार करना, मैं फिर से वापस आऊंगा। आर्यन चाहता तो क्रूर बाघ कबीले से तुरंत बचकर निकल जाता, लेकिन इसके बजाय वो आराम से पूरे क्रूर बाघ कबीले में टहल रहा था। उसके पीछे फायर वुल्फों की भीड़ थी और वो एक सेना के नेता की तरह शांत और शांति से चहलकदमी कर रहा था। क्रूर बाघ कबीले के सभी योद्धाओं को वुल्फों द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था। आर्यन जहां भी जाता वहां वुल्फों की गर्जना होती, जैसे कि वो उसे अपना सम्मान दे रहे हों। यह कितना सुखद था, यह कितना अद्भुत था। उस समय जब उसके पिताजी यहां आए थे तो वो भी बुरी हालत में भाग निकले थे। क्रूर बाघ कबीले से इतनी शांति और आराम से बाहर निकलने वाला वो इतिहास का पहला ऐसा इंसान था। बाघेंद्र को गुस्सा आ गया। आर्यन को आराम से कबीले से बाहर निकलते हुए देखकर उसका दिल में गुस्सा उबलता रहा, लेकिन यह पूरी तरह से बेकार था। उसके सामने 3-5 लेवल के फायर वुल्फों ने उसका रास्ता रोका हुआ था। थोड़ी देर बाद आर्यन क्रूर बाघ कबीले के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। कबीले के द्वार के ऊपर उग्र बाघ को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। स्नो व्हाइट, चलो पीछे हटें। आर्यन का आदेश मिलते ही स्नो व्हाइट ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है मास्टर। इतना बोलने के बाद वो एक वुल्फ की तेज आवाज में चिल्लाया। इसके तुरंत बाद आर्यन के पास एक फायर वुल्फ आया जिसके ऊपर वो सवार हो गया और पलक झपकते ही सभी फायर वुल्फों का झुंड जंगल में भाग गया, जो आधे मिनट में गायब भी हो गया। क्रूर बाघ कबीला। बाघेंद्र के पूरे बाल उलझे हुए थे। उसके भाव थोड़े दुखी थे और उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। फिर वो वेदी के ऊपर चढ़ा और तेज आवाज में चिल्लाया, तुम सभी ने देखा ना कि अभी क्या हुआ? मनुष्य हमें इतना धमका रहे हैं कि वो अब हमारे घरों में भी घुसने लगे हैं। तो आप लोग ही बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। उसकी आवाज ने आसमान को हिला दिया और हर एक डिमन के दिलों में गूंज गई। आर्यन की उपस्थिति की वजह से वो बेहद निराश थे। 16 साल पहले जो हुआ था वो फिर से हुआ, और अगर एक बार उनका अपमान करना काफी नहीं था तो वो इसे दूसरी बार करेंगे। यहाँ तक कि दोनों बार ही उनका अपमान एक बाप बेटे की जोड़ी ने किया था। मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। 10,000 लोग एक आवाज में चिल्ला रहे थे। उनकी शक्तियां बाहर निकलकर आसमान तक पहुंचने लगी थी। बाघेंद्र ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और वहां पर मौजूद सभी डिमन अचानक शांत हो गए। वो सभी उसे देख रहे थे। बाघेंद्र ने गंभीरता से कहा, अब समय आ गया है कि हम डिमन्स उन इंसानों को अपनी शक्तियों का एहसास कराएं। सभी डिमन योद्धा 3 दिनों के भीतर इकट्ठा हो जाओ। हमारा लक्ष्य सिंह परिवार की सेना होगी। इस बार मैं सिंह परिवार की सेना का नामो निशान मिटा देना चाहता हूँ। हाँ, मार डालो, मार डालो। आर्यन की वजह से पहले ही उनका गुस्सा चरम पर था और अब बाघेंद्र के भड़काव बयान की वजह से उनके दिलों में गुस्सा फूट पड़ा था और वो अंदर ही अंदर बदले की भावना से जल रहे थे। सभी डिमंस बाघेंद्र का साथ देने के लिए तैयार थे और उसके साथ खड़े थे।
हजारों सालों से वो सिंह परिवार की सेना की वजह से इन बंजर जंगलों और बंजर पहाड़ों में छुपे हुए थे। इतने लंबे समय ने उनके दिलों में गुस्सा भर दिया था। इस बार वो उनको मारना चाहते थे, जब तक कि आसमान में अंधेरा ना छा जाए और धरती पर खून की नदियां ना बह जाएं। इसके बाद पूरी फ्लेम वैली के डिमंस ने युद्ध की उग्र तैयारियां शुरू कर दी और 1 लाख डिमन योद्धा जल्दी से इकट्ठा हो गए। इस मामले के संबंध में अंधेर घाटी में तैनात 50,000 सिंह परिवार के सैनिक इसके बारे में पूरी तरह से अनजान थे। सभी डिमन इतने वर्षों से चुप थे और सिंह परिवार ने भी अपनी सतर्कता में ढील दी थी। किसने सोचा होगा कि फ्लेम वैली के सभी डिमन मिलकर युद्ध की तैयारी कर रहे थे और हमला करने की तैयारी कर रहे होंगे। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। उन दिनों बाघेंद्र बेकार नहीं बैठा था। इसके बजाय उसने एलीट बाघ योद्धाओं को ट्रेनिंग दी थी और जंगल में जांच करने के गए थे। 3 दिनों के भीतर वो किसी भी हाल में आर्यन को मारना चाहता था। वो उसका सिर डिमंस के झंडे पर लटकाएगा और युद्ध का आगाज करने से पहले सिंह परिवार की सेना को उनका खून दिखाएगा। आर्यन, मैं 3 दिनों में तुम्हें ढूंढकर एक कुत्ते की मौत मार दूंगा। मार दो, मार दो, मार दो। बाघेंद्र 2 मीटर लंबे काले बाघ में बदल गया और जंगल की गहराइयों में घुस गया। उसके पीछे क्रूर बाघ कबीले के 8 बाघ योद्धा भी बाघों में बदल गए और बारीकी से उसका पीछा किया। दूसरी तरफ आर्यन क्रूर बाघ कबीले से भागने के बाद जल्दी से जंगल में गायब हो गया था। कुछ घंटों बाद वो और फायर वुल्फों का झुंड एक जगह रुक गया। आर्यन ने मादा वुल्फ की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं यहाँ एक भी फायर वुल्फ को नहीं मारूंगा। मादा वुल्फ ने आर्यन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और स्नो व्हाइट को प्यार से देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। स्नो व्हाइट ने तुरंत कहा, जल्दी करो और चले जाओ, तुम्हारे कुल के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वूहू वूहू वूहू, मादा वुल्फ कई बार गुर्राई। स्नो व्हाइट ने कहा, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, मैं अपनी अच्छी देखभाल करूंगा। मेरा मास्टर बहुत शक्तिशाली है, मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अय्या, तुम बातों को इतना क्यों घुमा रही हो? यह वैसा नहीं है जब हम पहली बार मिले थे। उस समय तुम कितने अच्छे व्यवहार वाली, कितनी विनम्र, कितनी आज्ञाकारी थी। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, स्नो व्हाइट ने उग्रता से कहा। मादा वुल्फ ने तुरंत एक कोमल रूप दिखाया। स्नो व्हाइट ने कहा, जल्दी करो और जाओ, मैं तुम्हें याद करूंगा। मादा वुल्फ ने स्नो व्हाइट की ओर देखा। उसकी आंखें अनिच्छा से भरी हुई थीं और उनमें आंसू भी थे। हर 3 कदम पर वो पीछे पलटती और हर 5 कदम पर वो घूमती। लेकिन स्नो व्हाइट एक ठंडे भाव के साथ दूसरी तरफ देखने लगा। अंत में मादा वुल्फ सभी वुल्फों पर चिल्लाई और जंगल की गहराइयों में गायब हो गई। वो हूँ। उसके बाद सभी वुल्फों का झुंड एकजुट होकर स्नो व्हाइट के सामने झुका और अगले ही पल वो भी अपनी रानी के पीछे जंगल में कहीं गायब हो गए। आर्यन ने स्नो व्हाइट की ओर देखा और कहा, स्नो व्हाइट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास यह कौशल भी होगा। तुम लड़कियों को बहलाने में माहिर हो। स्नो व्हाइट ने शालीनता से कहा, यह सही है, मैं कौन हूँ? मैं एक डिवाइन बीस्ट हूँ। मैं अपने रुतबे के हिसाब से किसी को भी चाहे चुन सकता हूँ। अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर स्नो व्हाइट ने एक सांस ली और आगे बोलना जारी रखा, असल में लड़कियां बहुत सरल होती हैं। बस उनके कपड़े उतार दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी भी भावना को विकसित करने के लिए इतना समय कैसे हो सकता है? भावनाओं को विकसित करना समय की पूरी तरह से बर्बादी है। मास्टर, ऐसा नहीं है कि मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन लड़कियों को बहलाने के लिए आपके स्तर के साथ हमारे वुल्फ कबीले में आप बस एक मानसिक रूप से मंद बुद्धि की तरह हैं। मास्टर, आप क्या खोज रहे हैं? अरे 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 डॉन, आपने उस चीज को क्यों पकड़ा है? नहीं मास्टर, ये मेरे मर्द होने की पहचान है। आर्यन ने स्नो व्हाइट को पलट दिया और उसके सफेद फरों के बीच से एक उंगली जैसी चीज को पकड़कर हिला दिया। तुम अभी तक पूरी तरह से अंडे में से भी बाहर नहीं निकले और मुझे लड़कियों के बारे में ज्ञान पेल रहे हो। तुम सिर्फ एक छोटे लड़के हो
फिर भी तुम लड़कियों को बहलाने की बातें कर रहे हो। तुम बस उन वुल्फों को ही बेवकूफ बना सकते हो। तुम्हें अभी बड़े होने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मुझे लड़कियों को बहलाने के बारे में ज्ञान देने चाहिए, और ऊपर से घमंड। बैंग बैंग। आर्यन ने अपनी बात भी पूरी नहीं की और स्नो व्हाइट की उंगली जैसी चीज को थोड़ा दबा दिया। क्या तुम अभी भी घमंड दिखाने की कोशिश करोगे? स्नो व्हाइट दर्द से चिल्लाया और दया की भीख मांगी। नहीं नहीं मास्टर, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। आर्यन ने बार बार कहा। क्या तुम अभी भी मेरे साथ खेलने की हिम्मत करोगे? मास्टर, मैं आपके साथ कब खेला? मैंने कुछ नहीं किया, स्नो व्हाइट ने मासूमियत से कहा। आर्यन की आंखें गुस्से से भर गईं और उसने कहा, तुम वहां अपनी शक्तियों को बाहर क्यों नहीं निकाल पाए? और तुम अभी भी यह कहने की हिम्मत कर रहे हो कि मुझे कुछ नहीं पता? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी सारी इज्जत खो दी। मैंने सच में ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं सच में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया और उसकी वजह से मुझे लगभग आंतरिक चोटें भी आई। स्नो व्हाइट वास्तव में अपनी डिवाइन बीस्ट की शक्तियों को बाहर निकालना चाहता था। वो इतने लंबे समय से पेट सिस्टम में आराम से सो रहा था, लेकिन यह उसके लिए कल्टीवेशन थी। वो कल्टीवेट कर रहा था बिना रुके और बिना खाए पिए। एक समय ऐसा भी आया जब वो लगभग अपनी शक्तियों और हमलों को समझने लगा था, लेकिन वो हमेशा इसे भूल जाता। इस बार उसने ऐसा 2 बार करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया। उसने आर्यन को लगभग मरवा ही दिया था और खुद का मजाक बनवा दिया। आर्यन ने स्नो व्हाइट की मासूम आंखों को देखा और कहा, सचमुच? मैं कसम खाता हूँ, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, स्नो व्हाइट ने दृढ़ता से कहा। मैं आखिरी बार तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। यह बोलने के बाद उसने स्नो व्हाइट को छोड़ दिया। आर्यन की पकड़ से छूटने के बाद स्नो व्हाइट को जैसे स्वर्ग मिल गया और उसने अपने आप से कहा, मुझे नहीं पता कि यह टूटा है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं भविष्य में लड़कियों को बहलाने के लिए उसका इस्तेमाल करूंगा। आर्यन उसको घूरने लगा। मास्टर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? बाघेंद्र इस मामले को शांत नहीं होने देगा। मुझे पहले तेंदुआ लड़की को ढूंढना होगा। तेंदुए की खाल में एक जंगली औरत। आह, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मास्टर, मैं गलत था। मेरे छोटे भाई पर अत्याचार करना बंद करो। मैं अब भाभी जी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुमने फिर से अश्लील होने की हिम्मत करी तो मैं तुम्हारे छोटे भाई को काट दूंगा। स्नो व्हाइट ने अपने शरीर को सिकोड़ लिया और आर्यन के पेट सिस्टम में जाने के बाद कहा, मुझे लगता है कि मुझे सोने जाना चाहिए। तुम मनुष्य बहुत दुष्ट हो। इससे अच्छा मुझे अपनी शक्तियों पर ध्यान देना चाहिए कि मैं उनका इस्तेमाल कैसे करूं। मैं अभी तक बस लेवल 1 के वुल्फों को बुलाने में सक्षम हूं। मुझे और ज्यादा शक्तियों की जरूरत है। इतनी काफी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कैसे करूं? वास्तव में मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिनकी मदद से मैं जल्द से जल्द अपनी शक्तियों को बढ़ा सकूं। स्नो व्हाइट आर्यन की स्पेस रिंग के अंदर की चीजों को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। बाघेंद्र निश्चित रूप से इस मामले को शांत नहीं होने देगा और वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उसे जरूर खोजेगा। हालांकि वीरान पर्वत के सैकड़ों हजारों बंजर पहाड़ों में आर्यन को खोजने की कोशिश करना घास के ढेर में सुई खोजने जैसा था। आर्यन को अपने बारे में नहीं, बल्कि तेंदुआ लड़की की चिंता थी। बाघेंद्र निश्चित रूप से उसे ढूंढने की कोशिश करेगा, भले ही वो उसे कुछ समय के लिए नहीं ढूंढ पाए। फिर भी वो जंगली तेंदुआ कबीले की ओर जाएगा, जहां तेंदुआ लड़की रहती थी। मुझे जल्दी करनी होगी। तेंदुआ लड़की जरूर अपने कबीले के लोगों को निकालने के लिए जंगली तेंदुआ कबीले वापस जाएगी। यह सोचते हुए आर्यन का दिल कस गया। फिर उसने एक ही पिल निगल ली, क्योंकि उसके शरीर पर अभी भी घाव मौजूद थे, और तुरंत ईगल पहाड़ी की ओर भागा। लगभग 1 घंटे बाद आर्यन फायर ईगल पहाड़ी पर पहुंचा और फायर ईगल गुफा में चला गया, केवल यह पता लगाने के लिए कि फायर ईगल वापस आई थी या नहीं। फायर ईगल के बच्चे अभी भी अजगर का मांस खा रहे थे। जब उन्होंने आर्यन को देखा तो वो तुरंत खुश हो गए और एक चिड़िया की तरह बिना रुके चहचहाते हुए उसे घेर लिया। तुम्हारी माँ कहाँ है? आर्यन ने पूछा। काव काव का।
वो सभी पक्षियों की भाषा में चिल्लाने लगे, जो पूरी तरह से समझ से बाहर था। आर्यन ने फिर से पूछा, क्या तुम लोगों ने एक लड़की को देखा जिसने तेंदुए के कपड़े पहने थे और कुछ हद तक जंगली लगती थी? स्नो व्हाइट ने चबाना बंद कर दिया और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, आप कहते हैं कि मैं अश्लील हूँ? क्या हम एक जैसे नहीं हैं? आपने भी एक लड़की के बस कपड़ों को ध्यान में रखा। गुआ गुआ गुआ, फायर ईगल के बच्चे फिर से चिल्लाने लगे और इस बार उनकी आवाज और भी तीव्र थी। आर्यन की खोपड़ी सुन्न हो गई और वो चिल्लाया, स्नो व्हाइट, क्या तुम इनसे बात कर सकते हो? स्नो व्हाइट ने चबाते हुए समझाया। उन्होंने कहा कि उस तेंदुए जैसे कपड़े पहनी लड़की ने यहाँ से छलांग लगा दी और वो लगभग नीचे गिरकर मरने ही वाली थी कि माँ ने उसे बचा लिया, लेकिन वो एक पागल की तरह बार बार कूदती रही। अंत में माँ ने उस लड़की को अपनी पीठ पर बिठाया और उसको पूर्व की ओर लेकर उड़ गई। पूर्व आर्यन का दिल बैठ गया। पूर्व दिशा में तो फ्लेम वैली, जंगली तेंदुआ कबीला है। आर्यन ने जैसी उम्मीद की थी वैसा ही हुआ। अब उसका दिल बैठा जा रहा था। मुझे अब बहुत देर हो चुकी है, उसने खुद से कहा। अचानक उसने देखा कि स्नो व्हाइट बातें करते हुए कुछ चबा रहा था और पूछने से खुद को रोक नहीं सका, स्नो व्हाइट, तुम क्या खा रहे हो? स्नो व्हाइट ने तुरंत एक नादान चेहरे के साथ कहा, मैंने कुछ नहीं खाया मास्टर। कहीं आपको कोई भ्रम तो नहीं हुआ? जल्दी करो, हमें तेंदुआ लड़की के पास चलना चाहिए। मुझे चिंता है कि वो पहले ही उस जंगली तेंदुए कबीले तक पहुंच चुकी होगी जिसका आपने जिक्र किया था। आर्यन की अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि स्नो व्हाइट अभी क्या खा रहा था। वो जल्दी से चट्टान पर चढ़ गया और पूर्व की ओर भागने लगा। युद्ध पेट स्पेस। स्नो व्हाइट घबरा गया था। उसके पिछवाड़े के नीचे 3 आत्मा पत्थर रखे थे, कुल 5 थे और उसने उनमें से 2 को खा लिया था। पता नहीं क्या होगा जब मास्टर को यह पता चलेगा। कहीं वो मेरा छोटा भाई तो नहीं काट देंगे। चाहे कुछ भी हो, मैं उसे पता नहीं चलने दे सकता। हालांकि मैं अब अपने आसमानी फर हमले का इस्तेमाल कर सकता हूँ। आर्यन ने अपनी गति को हद से ज्यादा बढ़ा दिया और बिना रुके भागता रहा। फायर ईगल, तुम्हें उसे रोकना होगा, तुम्हें करना होगा। रास्ते में आर्यन ने एक हीरकुंडी पिल निगल ली और तुरंत उसकी शक्तियां वापस भर गई। उच्च श्रेणी की हील पिल लेने के बाद अब उसके ज्यादातर घाव भर चुके थे। उसकी ट्रयू एनर्जी वापस भर चुकी थी। वो और भी तेजी से दौड़ने लगा। दूसरी तरफ जंगली तेंदुआ कबीले में 8 बाघ योद्धा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते और किसी न किसी को मार देते। बोलो, वो छोटी जंगली तेंदुआ कहाँ है? तुम नहीं बोलोगे है ना? क्रैक, बोलो, क्या छोटी जंगली तेंदुआ लड़की वापस आई या नहीं? तुम अभी भी नहीं बोलना चाहते? क्रैक, बस एक सवाल। अगर वो जवाब नहीं देते तो उनका सिर जमीन पर गिर जाता। पूरा जंगली तेंदुआ कबीला लाशों से भरा हुआ था। बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को भी बेरहमी से मार दिया गया था। चारों तरफ खून नदी की तरह बह रहा था। शवों का पहाड़ की तरह ढेर लग गया था और खून की गंध हवा में भर गई थी। जंगल में तेंदुआ लड़की जल्दी जल्दी से भाग रही थी और अपने कबीले की ओर बढ़ रही थी। कबीले की ओर से आ रही चीखों को सुनकर उसका दिल अतुलनीय रूप से भारी महसूस कर रहा था। उसके आंसू बिना रुके बहने लगे थे। वो उग्र बाघ कबीले के तरीकों के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। अगर वो उसे नहीं पकड़ पाए तो वो वास्तव में जंगली तेंदुए कबीले के सभी लोगों को मार डालेंगे। पिताजी मर चुके हैं और बुजुर्ग और चाचा जी भी मर चुके हैं। मैं अब अपनी वजह से किसी और को नहीं मरने देना चाहती। तेंदुआ लड़की खुद को दोषी महसूस करने लगी थी। उसका मानना था कि अगर किसी को मरना चाहिए तो वो वही होनी चाहिए। उसकी गति बढ़ती जा रही थी और उसके सिर के ऊपर एक फायर ईगल चक्कर लगा रहा था। चलो, जल्दी करो और चली जाओ। मैं मरने जा रही हूँ। अगर तुम मेरा पीछा करोगी तो तुम भी मारी जाओगी। तेंदुआ लड़की ने आकाश में फायर ईगल को देखा और चिंता से कई बार चिल्लाई। उसने अपने मन में सोचा, आर्यन भाई, क्या तुम ठीक हो? घने जंगल की वजह से फायर ईगल बिल्कुल भी नीचे नहीं जा सकती थी, इसलिए वो केवल चारों ओर चक्कर लगा सकती थी
और उसका पीछा कर सकती थी। साथ ही साथ वो आर्यन को बार बार विचार भेज रही थी। जंगली तेंदुआ कबीला। एक उग्र बाघ योद्धा अपनी चौड़ी तलवार पकड़े जिससे अभी भी खून टपक रहा था, बाघेंद्र के पास आया और कहा, प्रमुख, कोई नहीं जानता कि वो जंगली तेंदुआ लड़की कहाँ है, शायद वो अभी तक वापस नहीं आई है। बाघेंद्र की आंखें ठंडी हो गईं और उसने कहा, चाहे वो वापस आई हो या नहीं, जंगली तेंदुआ कबीले में सबको मरना होगा। जाओ उन सभी को मार दो। ठीक है प्रमुख। इसके बाद 8 एलिट बाघ योद्धाओं ने नरसंहार शुरू कर दिया। पहले वो सिर्फ एक एक करके मार रहे थे, लेकिन अब वो अंधाधुंध पागलों की तरह मार रहे थे। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए एक एक करके। यह ऐसा था जैसे वो मूली और पत्ता गोभी काट रहे हों। उन्होंने थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाई, जैसे कि वो क्रूर राक्षस हों। तभी एक योद्धा अचानक बाघेंद्र के पास भागाते हुए और कहा, प्रमुख, वो फायर ईगल। बाघेंद्र ने अपना सिर उठाया और देखा, वो पास में है, उसे मार डालो, उसकी सभी नस्लों को मिटा दो। मुझे नहीं लगता वो इस जंगल ज्यादा दूर तक उड़ पाएगा। ठीक है प्रमुख। बाघेंद्र ठंड से हंसा और कहा, छोटी जंगली तेंदुआ, बाहर आओ। क्या तुम अपनी वजह से अपने लोगों को मरते हुए देखना चाहती हो? हा हा हा। जंगल में तेंदुआ लड़की ने पत्तियों को एक तरफ धकेल दिया और अपने कबीले को देखा। वो बुरी तरह से स्तब्ध रह गई और उसके मुंह से एक सदमे भरी आवाज में आ निकला। वो बस बाहर निकलने ही वाली की तभी आर्यन ने उसे कसकर पकड़ लिया। मत जाओ, अब बहुत देर हो चुकी है, वो सब मर चुके हैं। तेंदुआ लड़की घबरा गई। उसके शरीर से एक बेनतहा शक्ति निकली। इस शक्ति का आर्यन पर बहुत प्रभाव पड़ा। यह बाघेंद्र के शरीर से निकलने वाली शक्तियों से भी कई गुना खतरनाक थी। आर्यन अपने दिल में बेहद हैरान था, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं और कसकर गले से लगा लिया। अगर तेंदुआ लड़की बाहर निकली तो वो तुरंत मारी जाएगी। आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। धन्यवाद। दोस्तों, क्या कर रहे हो? 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से करवा दो। अब स्टोरी में। बाघेंद्र का लक्ष्य बहुत साफ था। तेंदुआ लड़की को बाहर निकालने के लिए उसे बस उसके कबीले के लोगों को मारना था। वो यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसके सामने आ जाएगी। फिर वो आर्यन को लुभाने के लिए तेंदुआ लड़की को चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे आर्यन और तेंदुआ लड़की दोनों साथ में मिल जाएंगे। तुरंत बाघेंद्र बुरी तरह हंसा और कहा, इंसानी बच्चे, आखिर तू कब तक बचकर भागेगा? उनका पीछा करो। पलक झपकते ही 8 बाघ योद्धा उस दिशा में बढ़े जहां से अभी आहट आई थी। डिमंस के कानों और आंखों की शक्तियां इंसानों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थीं। इस अंधेरे जंगल से आने वाली हल्की सी आहट और शक्तियों को वो आसानी से महसूस कर सकते थे। तेंदुआ लड़की के शरीर से जब खतरनाक शक्तियां बाहर निकली थी तो उन्होंने उन्हें तुरंत महसूस कर लिया था। बाघेंद्र जोर से हंसा। फिर उसने मुड़कर जंगली तेंदुआ कबीले को देखा, जो आग की लपटों में जल रहा था। उसने अपना एक हाथ उठाया और अगले ही पल आग की लपटें और तेजी से फूट पड़ी। आज से फ्लेम वैली में कोई भी जंगली तेंदुआ कबीला नहीं रहेगा, उसने हंसते हुए कहा। दूसरी तरफ तेंदुआ लड़की अभी भी आर्यन की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष कर रही थी। आर्यन को डर था कि बाघेंद्र उनको पकड़ने कभी आ सकता, इसलिए उनको वहां से भागना होगा। उसने उसे उठाया और घने जंगल की ओर भागने लगा। रास्ता कहाँ है? जल्दी से मुझे बताओ। वो घने जंगल में दिशा का पता नहीं लगा सकता था, इसलिए उसने रास्ता पूछने के लिए फायर ईगल से विचारों के माध्यम से बात की। वो अभी आसमान में उड़ रही थी और आसानी से दिशा बता सकती थी। मास्टर, आपकी बाईं ओर से 3000 मीटर दूर एक चट्टान है, वो चट्टान। फायर ईगल एक पल के लिए रुकी, थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन अंत में उसने फिर भी कहा, आप लोग वहां जाएं, मैं चट्टान के किनारे पर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है, लेकिन फायर ईगल तुम भी सावधान रहना, इस बार बाघेंद्र तुम्हें भी निशाना बना सकता है। आर्यन ने चिंता में उसको सतर्क रहने के लिए कहा। फायर ईगल पहले ही एक बार दिखाई दे चुकी थी।
अब बाघेंद्र और भी चौकस होगा। फायर ईगल ने कहा, मास्टर चिंता मत करो। वो बहुत आश्वस्त थी और उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। फ्लेम वैली में बहुत कम उड़ने वाले डिमन बीस्ट थे जिनसे वो बिल्कुल भी नहीं डरती थी। उसे इस इलाके की महारानी भी कहा जा सकता है। तेंदुआ लड़की को गोद में लिए हुए आर्यन तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसने उससे कहा, चिंता मत करो, मैं बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा और मैं उस बाघेंद्र को अपने हाथों से मार दूंगा। जब उसने बाघेंद्र के शरीर से निकलने वाली शक्तियों की देखा तो वो उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी शक्तियां एक डिमन बीस्ट की तुलना में बहुत ज्यादा अलग थी। इसका सीधा मतलब था कि अगर आर्यन उसे खुद अपने हाथों से मारेगा तो सिस्टम जरूर उसको कोई ना कोई शक्तिशाली चीज देगा। यह सोचते हुए उसने अपनी लार निगल ली और कहा, बाघेंद्र मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी गोद में तेंदुआ लड़की के आंसू उसके चेहरे से बह गए और रोने से उसकी आवाज कर्कश हो गई। अपने पिता और कबीले के सभी लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते देख वो बहुत दोषी महसूस कर रही थी। जब से वो छोटी थी तब से वो अशुभता की बेटी और मृत्यु की बेटी के रूप में जानी जाती थी। उसकी वजह से उसकी मां की मृत्यु हुई थी। अब उसके पिता और उसके कुल के सभी लोग उसकी वजह से मर गए थे। वो वास्तव में नहीं चाहती थी कि अब उसकी वजह से कोई और मर जाए, इसलिए उसने आर्यन से जोर से कहा, आर्यन भाई मुझे छोड़ दो। मैं मृत्यु की बेटी हूँ, मेरे ऊपर दुर्भाग्य का साया है, मेरी वजह से तुम भी मारे जाओगे। मुझे अकेला छोड़ दो। वो केवल आर्यन के बारे में चिंतित थी। वो चिंतित थी कि उसका दुर्भाग्य आर्यन पर पड़ेगा। हफ हफ हफ। आर्यन बैल की तरह सांस लेते हुए हाँफ रहा था, लेकिन उसने अभी तक अपनी गति धीमी नहीं की थी। इसके उल्ट उसने अपनी गति और तेज कर दी थी। तेंदुआ लड़की की बातें सुनकर उसने तुरंत उसके नितंब को थप्पड़ मारा और कहा, अगर तुमने फिर से ऐसा कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा नितंब तोड़ दूंगा। दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम तेंदुआ लड़की हो, ना कि कोई मौत की बेटी या फिर दुर्भाग्य की बेटी। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन भर खुश रहो। दौड़ते हुए आर्यन ने कहा, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए मर गए, तुम्हारे कबीले के लोग तुम्हारे लिए मर गए, उन सभी ने तुम्हारी रक्षा करते अपनी कुर्बानी दी, इसलिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। जिंदा रहना होगा ताकि तुम उनका बदला ले सको रहे हैं। अब अगर तुमने फिर से ऐसी बात की तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार दूंगा। दूसरी तरफ एक क्रूर बाघ योद्धा गंध सूंघते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था और पीछे पलटकर एक दूसरे क्रूर बाघ को बता रहा था कि भाई बस 600 मीटर दूर, मैं पहले जाता हूं, उसने एक छलांग लगाते हुए कहा। फिर वो उछलकर सीधे एक पेड़ के ऊपर पहुंचा और वहां से एक और छलांग लगाने के बाद दूसरे पेड़ के ऊपर पहुंचा और पलक झपकते ही वो दर्जनों मीटर दूर पहुंच गया। उसके पीछे 7 उग्र बाघों ने भी जल्दी से उसका पीछा किया। 2 मिनट बाद फायर ईगल ने अचानक आर्यन से कहा, मास्टर आपके पीछे 100 मीटर, 50 मीटर, 30 मीटर। वो आ रहा है, आ रहा है। उसी समय वहां एक बाघ के दहाड़ने की तेज आवाज पूरे इलाके में गूंज गई और खतरनाक शक्तियों का दबाव बढ़ने लगा। यह शक्तियां थोड़ी जंगली और गर्म थी और युद्धराज की चरम सीमा वाले एक योद्धा की तरह थी। उन्होंने सीधे आर्यन पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। आर्यन तुरंत धीमा पड़ गया। उसी समय एक भयंकर बाघ उछलते हुए बाहर निकला। उसका शरीर तेजी से हवा में बदला और एक आधे मानव और आधे जानवर में बदल गया। इसके अलावा उसके हाथ में एक ब्लेड थी, जिसे बुरी तरह से घुमाते हुए उसने चिल्लाते हुए कहा, भयंकर बाघ कट। ब्लेड से अचानक खौफनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी। आग की लपटों ने ब्लेड को पूरी तरह से घेर लिया और फिर एक कट का खतरनाक निशान बनाते हुए आर्यन की तरफ बढ़ी। आर्यन ने तेंदुआ लड़की को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। इसके तुरंत बाद उसके शरीर से शक्तियां बाहर निकली और उसके सभी अंग फैल गए। फिर उसका शरीर तोप के गोले की तरह उछला। टोडिंग स्किल की गति सबसे तेज थी। अगर वो उस क्रूर बाघ योद्धा को मारना चाहता था तो वो टोडिंग स्किल पर ही भरोसा कर सकता था, क्योंकि उस बाघ योद्धा की शक्तियां बहुत ज्यादा खतरनाक थी।
आर्यन ने बाघ योद्धा के हमले को चकमा दे दिया और सीधे उस बाघ योद्धा के पेट पर हमला किया। बूम! बाघ योद्धा के पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन वो एक उग्र बाघ योद्धा था जिसने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया था। भले ही उसके पेट में दर्द हो रहा था, फिर भी वो बहुत शांत था। अचानक उसकी ब्लेड की तकनीक बदल गई और आर्यन की पीठ पर हमला किया। तभी उसके मुंह से ताजा खून बेरहमी से बाहर निकला। उग्र बाघ योद्धा का शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उसकी ब्लेड अभी भी नहीं रुकी और सीधे आर्यन की पीठ की ओर बढ़ रही थी। मर जाओ! वो चिल्लाया। युद्धराज की तुलना में आर्यन की युद्ध आत्मा स्तर की शक्तियां बहुत कमजोर थी। इसके अलावा आर्यन ने कभी नहीं सोचा था कि टोडिंग स्किल के गला घोंट हमले की चपेट में आने के बाद भी वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। उसका दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा और उसने अपने मन में सोचा, अब मैं नहीं बचने वाला। बाघ योद्धा का हमला तेज और बहुत ज्यादा खतरनाक था। आर्यन ने बचने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। इस वक्त उसकी आंखों में नफरत, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। जब आर्यन ने बचने की सभी उम्मीदें छोड़ दी थी, तभी अचानक आसमान से एक लाल रोशनी आई, जो एक भाले के रूप में थी, जैसे कि वो कोई हथियार हो। उस भाले जैसी रोशनी से निकलने वाली शक्तियां बेहद जंगली और खतरनाक थी। भाले जैसी लाल रोशनी सीधे उग्र बाघ योद्धा के मुंह में घुस गई। रोशनी के इस खतरनाक और अचानक हमले ने बाघ योद्धा को कोई भी प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो इस रोशनी के हमले को चकमा नहीं दे पाया और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ते हुए एक तेज धमाके के साथ पेड़ से जा टकराया। आग की लपटों में घिरी ब्लेड आर्यन की पीठ से केवल आधा सेंटीमीटर दूर था। उसकी पीठ में गर्माहट महसूस हो रही थी और उसने डर के मारे लगभग अपनी पतलून गीली कर ली थी। इसके तुरंत बाद आर्यन ने पलटकर तेंदुआ लड़की की ओर देखा, जो बहुत दूर नहीं थी, और उत्साह से कहा, यह तुम हो जंगली शिकारी? हा हा हा। तेंदुआ लड़की वहां खड़ी थी। उसके हाथों में एक तेज भाला था जो थोड़ा हिल रहा था। सांस लेने की वजह उसकी छाती उठ रही थी और गिर रही थी। आर्यन को देखते हुए उसने कहा, आर्यन भाई, मैं अपने भाग्य को स्वीकार नहीं करूंगी। जब उसने यह देखा था कि आर्यन लगभग मरने वाला है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उसके अंदर हत्या का इरादा उमड़ पड़ा था। हालांकि आमतौर पर उसे किसी को मरते हुए या मारते हुए देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों और किस कारण से उस पल में उसके शरीर में शक्तियां अचानक फूट पड़ी और उसने तुमरक भाले को पकड़कर एक हमला कर दिया था। तेंदुआ लड़की के अचानक हमले ने आर्यन को बहुत ज्यादा उत्साहित कर दिया। अभी वो साफ साफ देख पा रहा था कि बाघ योद्धा के सिर के ऊपर 6 अंकों का क्षति मूल्य तैर रहा था। यह बहुत ज्यादा अविश्वसनीय था। एक डिवाइन स्टेज तकनीक का हमला भी एक वार में एक युद्धराज को नहीं मार सकता था। फिर तेंदुआ लड़की ने ऐसा कैसे किया? यही बात आर्यन के दिमाग में बार बार घूम रही थी। तभी वो वहां, जल्दी करो, जंगल से एक आवाज आई। आर्यन ने तुरंत तेंदुआ लड़की की ओर देखा और कहा, चलो। तेंदुआ लड़की ने घने जंगल को देखा और उसकी आंखें उदास हो गईं। फिर वो जल्दी से आर्यन का पीछा करते हुए चट्टान की ओर दौड़ी। भयंकर बाघ, भयंकर बाघ। 3 बाघ योद्धाओं ने पेड़ से चिपके बाघ योद्धा को देखा, जिसकी आंखें खून से लथपथ थीं। आह, कुत्ते के बच्चे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भयंकर बाघ योद्धा को मरा हुआ देखकर उनकी आंखें लाल हो गई और उनका दिल बदले की भावना से जलने लगा। वो एक साथ बड़े हुए, एक साथ शक्तियों का अभ्यास किया और एक साथ बाघ कबीले के बाघ योद्धा बन गए। वो भाइयों से भी ज्यादा करीब थे। भयंकर बाघ की मृत्यु ने उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था और वो तुरंत आर्यन की दिशा की ओर भागने लगे। किंघू प्रमुख का इंतजार करो। उनको भागते हुए देख एक विशालकाय हरे बाघ ने उन्हें रोकते हुए गुस्से में चिल्लाया, लेकिन उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया और अपनी अपनी युद्धराज की शक्तियों को बाहर निकालते हुए अपनी गति बहुत ज्यादा तेज कर दी। आधे मिनट से भी कम समय में किंघू, जो सबसे आगे था, ने तेंदुआ लड़की की आकृति देखी। जंगली लड़की, तुम्हें मेरे बड़े भाई की जान की कीमत चुकानी पड़ेगी, उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा।
फिर उसने अपना रूप बदला और एक आधे मानव और आधे बाघ का रूप ले लिया। इसके तुरंत बाद उसकी गति दोगुनी हो गई। तभी अचानक आर्यन एक पेड़ के पीछे से बाहर निकला और ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़े हुए वो मुस्कुराया और उत्साह से चिल्लाया। ड्रैगन कट ड्रैगन स्लेयर से खतरनाक शक्तियों का झोंका बाहर निकला, जिनमें गर्म शक्तियां भी भरी हुई थी। पलक झपकते ही ड्रैगन कट हमला किंगू की कमर से टकरा गया। यह हमला इतना शक्तिशाली था कि किंगू को पता भी नहीं चला कि वो कब मर गया। उसके मरने के तुरंत बाद आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, तुम्हें एक युद्धराज स्तर के बाघ योद्धा को मारने पर 12,000 की एक्सपी पॉइंट्स, 800 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। उसको मारने के तुरंत बाद आर्यन ने एक कदम आगे बढ़कर तेंदुआ लड़की का पीछा किया। किंगू, किंगू, आह, आह, दो गुस्सैल गर्जनाएं सुनाई दी। यह किंगू के बाकी दो भाई थे। वो उसकी तुलना में कुछ सेकंड धीमे थे। उन्होंने अपनी आंखों से किंगू की कमर पर हमला होते और उसकी कमर को दो हिस्सों में कटते हुए देखा था, जिसका ताजा खून जमीन पर बह रहा था। गुस्से और बदले की भावना में वो अपना होश खो बैठे और लापरवाही से आगे बढ़ गए। ज्यादा गुस्से की वजह से वो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थे। एक लाल रंग का बाघ आर्यन के करीब से करीब होता जा रहा था। उसके तेज पंजे आर्यन को पकड़ने ही वाले थे कि तभी तेंदुआ लड़की चिल्लाते हुए उसने अपनी दिशा बदल दी। जैसे ही आर्यन ने अपनी दिशा बदली, उसके सामने की तेंदुआ लड़की अचानक पलटी और मुड़कर एक रोशनी का भाला फेंका। वो इतना तेज था कि सीधे लाल बाघ के दिल में घुस गया, जिससे उसका शरीर पीछे की ओर उड़कर एक बरगद के पेड़ से जा टकराया और उसमें ऐसे चिपक गया जैसे कि उसके शरीर को किसी कील से ठोककर पेड़ में अटकाया गया हो। उसके अंगों से भारी मात्रा में ताजा खून बहने लगा। दूर से तेंदुआ लड़की को देखते हुए उसका गुस्सा आसमान छू गया और उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गई। एक वार से एक हत्या, यह देखकर आर्यन ने तेंदुआ लड़की की दिल से तारीफ की। बहुत बढ़िया, यह वास्तव में अद्भुत और अविश्वसनीय था। तेंदुआ लड़की भी हंस पड़ी। अचानक उसका भाव बदल गया और उसकी हंसी गायब हो गई। आर्यन भाई, पीछे देखो, वो जोर से चिल्लाई। दूसरा बाघ योद्धा आर्यन के पीछे था, जिसने पहले ही उछलकर अपनी चौड़ी ब्लेड से हमला कर दिया था और उसकी ब्लेड लगभग आर्यन के सिर से टकराने ही वाली थी। अब मर कुत्ते! उसका जीवन एक धागे से लटक रहा था। यहाँ तक कि ब्लेड की खतरनाक शक्तियों से आर्यन के कुछ बाल कट गए थे। उसने अपनी आंखें उठाकर कहा, देखते हैं कि कौन मरेगा। फिर वो चिल्लाया। दाहिने हाथ की जादुई मुट्ठी और एक शक्तिशाली मुक्का सीधे ब्लेड पर मारा। यह वार इतना तेज था कि इसे खुली आंखों से देखना मुमकिन नहीं था। बूम! आर्यन के मुक्के में आदमखोर किंग कॉन्ग एप की शक्तियां फूट पड़ी और एक ही वार से बाघ योद्धा की ब्लेड टूट गई। इसके अलावा मुक्के से निकलने वाली खतरनाक शक्तियां क्रूर बाघ योद्धा के चेहरे से टकरा गई। बाघ योद्धा पीछे की ओर उड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर नीचे गिरता, आर्यन ने विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया और बिजली की गति से हवा में उछला। उसने ठीक उसके ऊपर पहुंचकर एक मुक्का बनाया और एक अजीबोगरीब पैटर्न बनाया। तभी आदमखोर किंग कॉन्ग एप की छवि उसके शरीर पर दिखाई दी और वो दहाड़ते हुए चिल्लाया। पहाड़ तोड़ मुक्का! उसने सीधे उग्र बाघ योद्धा के सिर पर वार किया। लगातार 2 मुक्कों के बाद उसका सिर फट गया और ताजे खून की गंध हवा में फैल गई। फिर अगले ही पल आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, तुम्हें एक युद्धराज स्तर के बाघ योद्धा को मारने पर 12,000 की एक्सपी पॉइंट्स, 800 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। आर्यन, तुम्हें जुड़वा हमला तकनीक समझने पर 1,000 की एक्सपी पॉइंट्स, 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 100 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन ने तुरंत इसकी जांच की। स्किल: जुड़वा हमला तकनीक। विवरण: तकनीकों के बीच एक कड़ी। जुड़वा हमला करने के लिए 1 सेकंड से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने पर हमले की शक्तियां दोगुनी हो जाएंगी। अद्भुत! आर्यन ने कहा। उसने 1 सेकंड से भी कम समय में लगातार 2 पहाड़ तोड़ मुक्कों का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उसे यह जुड़वा हमला तकनीक समझ में आ गई थी। अब जब भी वो जुड़वा हमला करेगा तो उसकी ताकत दोगुनी हो जाएगी।
लेकिन इसमें एकमात्र कमी यह थी कि जुड़वा हमला तकनीक केवल तकनीकों के साथ काम करती थी। इसका इस्तेमाल सामान्य हमलों के साथ नहीं किया जा सकता था। जल्दी करो, चलो। आर्यन ने तेंदुआ लड़की का हाथ खींचा और जल्दी से चट्टान की ओर दौड़ने लगा। उनके पास इतना समय नहीं था कि वो एक पल के लिए भी रुक सकें। बस एक गलती और उनकी आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाती, क्योंकि उन सभी उग्रबाघ योद्धाओं की शक्तियां युद्धराज स्तर पर थी। इसलिए आर्यन के लिए उनसे निपटना बहुत मुश्किल था। हालांकि वो एक बाघ योद्धा को तो आसानी से संभाल सकता था, लेकिन एक बार जब दो बाघ योद्धा मिलकर हमला करते तो वो बिल्कुल भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इससे भी जरूरी बात थी बाघेंद्र, जिसका वो बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता था। उससे लड़ने का आर्यन के पास कोई तरीका ही नहीं था। एक युद्ध बुर्जुक कुछ ऐसा था जिसे वो हिला तक नहीं सकता था। एकमात्र तरीका छिपना और अपने स्तर को बढ़ाना था, कम से कम युद्धराज स्तर तक। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा, जरूर, आर्यन ने अपने दिल में जोर से कहा। दूसरी तरफ 4 उग्र बाघ योद्धा अपने सामने पड़े 4 बाघ योद्धाओं के शवों को देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन चारों को बुरी और एक भयानक मौत मारा गया है। हालांकि वो चारों बहुत शांत थे और उन्होंने अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। चट्टान हमारे सामने है। वो निश्चित रूप से बचने के लिए फायर ईगल का उपयोग करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम उन्हें खो देंगे। हम निश्चित रूप से उन्हें फायर ईगल पर चढ़ने नहीं दे सकते। उन चारों ने एक बार फिर अपनी शक्ति को सक्रिय करते हुए जोर से दहाड़ा। फिर उन्होंने 2 का एक समूह बनाया और बाएं और दाएं से चट्टान की ओर बढ़ने लगे। दूसरी ओर आर्यन और तेंदुआ लड़की अपनी पूरी ताकत के साथ भाग रहे थे और उनकी गति कम होने की जगह बढ़ती जा रही थी। हालांकि वो जैसे जैसे सामने की चट्टान के करीब जाते जा रहे, वैसे वैसे तेंदुआ लड़की के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही थी। आर्यन भाई, हमारे सामने की घाटी, उसने डरती हुई आवाज में कहा। क्या बात है? आर्यन ने पूछा। तेंदुआ लड़की ने भौहें उठाकर कहा, हमारे सामने की घाटी डिमंस का वर्जित क्षेत्र है और यहाँ तक कि फ्लेम वैली और पूरी वीरान पर्वत श्रृंखला का भी वर्जित क्षेत्र है। वहाँ जो भी जाता है वापस लौटकर कभी नहीं आता है। मैं चिंतित हूँ फायर ईगल। आर्यन का दिल कस गया। उसने सोचा कि फायर ईगल की आवाज भी उस वक्त क्यों घबराहट भरी थी। उसने उसे बताया था कि उनके सामने एक चट्टान है, लेकिन यह नहीं बताया था कि उस चट्टान के आगे क्या है। हमारे सामने किस तरह की घाटी है? आर्यन ने पूछा। ड्रैगन घाटी, तेंदुआ लड़की ने कहा। क्या? यह सुनकर आर्यन का दिल अचानक कांप उठा। डर की वजह से नहीं, खुशी की वजह से। उसने तुरंत पूछा, इसे ड्रैगन घाटी क्यों कहा जाता है और यह एक वर्जित क्षेत्र क्यों बन गया? तेंदुआ लड़की ने कहा, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन एक अफवाह है कि वीरान पर्वत को बंजर बनाने वाली आग एक फायर ड्रैगन ने लगाई थी, जिसे सभी फायर ड्रैगनों का पूर्वज माना जाता है। एक बार किसी ने इस घाटी के चारों ओर एक फायर ड्रैगन की गर्जना सुनी थी। तब से इसे ड्रैगन घाटी और वीरान पर्वत श्रृंखला का वर्जित क्षेत्र माना जाता है। फायर ईगल जानती थी कि उसके सामने की घाटी ड्रैगन घाटी थी। हालांकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यह बचने का सबसे करीबी और एकमात्र रास्ता था। फायर ड्रैगन, यह सुनकर आर्यन अंदर ही अंदर बहुत खुश था और उसने अपने मन में सोचा, यह मेरे लिए बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ जरूर मुझे एक फायर ड्रैगन मिल सकता है, फिर उसको मारने के बाद मुझे ड्रैगन ब्लड भी मिल सकता है। तब मैं दादाजी को बचा सकता हूँ और उनकी अंदरूनी चोटी को ठीक कर सकता हूँ। तेंदुआ लड़की ने आर्यन को गहरी सोच में देखा और कहा, आर्यन भाई, हमें दूसरी दिशा में भागना चाहिए, आगे सिर्फ मौत है। जल्दी से फायर ईगल से हमें कोई और रास्ता बताने। अभी वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई थी कि तभी फायर ईगल की एक तेज चिंगार सुनाई दी। आर्यन चौंक गया। फायर ईगल, क्या हुआ? फायर ईगल ने तुरंत आर्यन से कहा, मास्टर, जल्दी भागो, जल्दी 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 भागो। इसके तुरंत बाद कुछ और दयनीय चीखने चिल्लाने की आवाज आई।
आर्यन ने तेंदुआ लड़की का हाथ पकड़ा और अपनी गति बढ़ा दी और सीधे सामने की एक चट्टान पर चढ़ गया, जिसके पार वर्जित क्षेत्र था। उनके सामने के वर्जित क्षेत्र का दृश्य बिल्कुल अलग था। वहाँ चारों ओर सब कुछ सुनहरे रंग का था, जैसे कि वो किसी सुनहरी रोशनी में चमक रहा हो। वहाँ उगने वाले फूल, पत्तियां और पेड़ सब कुछ सुनहरे रंग के थे। यह पहले के काले जंगल से पूरी तरह से अलग दुनिया थी। जैसे ही आर्यन जंगल से बाहर निकलकर इस चट्टान पर पहुंचा, उसके पीछे पीछे 4 बाघ योद्धा भी वहां पहुंच गए। इंसानी लड़के, खुद को हमारे हवाले कर दो, वो चिल्लाए और साथ ही उन्होंने आर्यन की पीठ पर हमला कर दिया। आर्यन ने लगातार 2 हमलों का सामना किया और उन्हें चकमा दे दिया। हालांकि वो तीसरे हमले का सामना नहीं कर सका और उसके पेट पर शक्तियों से भरा एक मुक्का लगा। यह हमला इतना खतरनाक था कि उससे निकलने वाली शक्तियों की हवा ने ही उसके कपड़ों को फाड़ दिए था। आर्यन का पूरा शरीर मुड़ गया और पीछे उड़ते हुए एक पत्थर से जा टकराया। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसकी कुछ हड्डियां टूट गई हों। चारों बाघ योद्धाओं के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। एक बार फिर से वो आगे बढ़े और एक साथ आर्यन पर 4 शक्तिशाली हमले किए। यह देखकर तेंदुआ लड़की के मुंह से चीख निकल गई। आर्यन भाई, नहीं। एक साथ 4 शक्तिशाली हमलों की वजह से आर्यन के मुंह से खून निकलने लगा था और उसका लगभग पूरा शरीर घायल हो गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसकी सभी हड्डियां टूट गई हों। चारों क्रूर बाघ योद्धाओं की शक्तियां युद्धराज स्तर की थी और आर्यन के लिए उनके हमलों से बचना नामुमकिन था। फिर 4 बाघ योद्धाओं में से एक ने आर्यन के शरीर को घसीटा और चट्टान के एक कोने पर लाकर पटक दिया। उसी समय आसमान से नीचे उतरते हुए बाघेंद्र दिखाई दिया, जिसके पैरों के नीचे फायर ईगल थी। वो गंभीर रूप से घायल थी और उसका सुनहरे रंग का शरीर खून से लथपथ था। चट्टान पर उतरने के बाद बाघेंद्र ने फायर ईगल को आर्यन के बगल में फेंक दिया। फायर ईगल ने खून की उल्टी की और आर्यन की ओर देखा। मास्टर, मुझे माफ कर देना, मुझे आपको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। यह बोलते हुए उसके मुंह से एक बार फिर खून निकला। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो बहुत ज्यादा दर्द में दिखाई दे रही थी। असल में आर्यन और तेंदुआ लड़की को चट्टान पर लाने की वजह यह थी कि वो घने जंगल में नीचे नहीं उतर सकती थी, लेकिन उनके एक बार चट्टान पर पहुंचने के बाद वो उनको वहां से लेकर उड़ सकती थी। बाघेंद्र ने आर्यन को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ इंसानी लड़के, क्या हुआ? क्या अब तुम मुझे नहीं मारोगे? फिर उसने कांपती हुई तेंदुआ लड़की को देखा और बाघ योद्धाओं को आदेश देते हुए कहा, उसे भी यहाँ लाकर पटको। 2 बाघ योद्धाओं ने आर्यन के शरीर को दबोच रखा था और 2 बाघ योद्धा तुरंत तेंदुआ लड़की को पकड़ने के लिए गए। उन्होंने उसे 2 मुक्के मारे और घसीटते हुए आर्यन के पास लाकर पटक दिया। तेंदुआ लड़की ने मुंह से खून थूका और कहा, आर्यन भाई, मुझे माफ कर देना। मेरे दुर्भाग्य की वजह से आपकी यह हालत है। आर्यन के पूरे शरीर को खून से लथपथ देख उसे अपने दिल में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। आर्यन का दाहिना हाथ थोड़ा हिला और उसने तेंदुआ लड़की के आंखों से आंसू पोंछते हुए और एक मंद मुस्कान के साथ कहा, बेवकूफ, अगर मैंने कहा है कि तुम एक तेंदुआ लड़की हो तो तुम हो, ना कि कोई दुर्भाग्य की पुजारन। उनकी बातें सुनकर बाघेंद्र ने हंसते हुए कहा, तुम लोगों की मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम लोग अभी भी बातें कर रहे हो। जब तुम्हारे बाप ने मेरी पत्नी को चुराया, उस पल मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे बाप के साथ साथ तुम्हारे पूरे सिंह परिवार को खत्म कर दूंगा। अचानक तेंदुआ लड़की खड़ी हो गई और बोली, बाघेंद्र, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है और मेरी वजह से ही तुम्हारे बेटे की जान गई थी, इसलिए तुम मुझे मारो, आर्यन भाई को नहीं। बस तुम उसे यहाँ से जाने दो, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। घटिया लड़की, अपने गंदे मुंह से मेरे बेटे के बारे में बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बाघेंद्र को अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने तेंदुआ लड़की को एक शक्तिशाली दबाव से दबा दिया। तेंदुआ लड़की तुरंत जमीन पर गिर गई। बाघेंद्र ने गंभीरता से कहा, मेरा बेटा तुम्हें इतना पसंद करता है कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसकी जगह एक नीच इंसान को चुना। तुम उसके प्यार के बिल्कुल भी लायक नहीं हो।
मैं तुम्हें अपने बेटे की कब्र के सामने जिंदा दफन कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी कब्र के सामने अनंत काल के लिए पश्चाताप करो। वसंत के मरने की वजह से वो पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन जब तेंदुआ लड़की ने उसके बेटे का जिक्र किया तो उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। इसके अलावा उस लड़की ने उसके बेटे की जगह जिसे चुना वो एक इंसान था। ऊपर से वो उसके जानी दुश्मन आलोक सिंह का बेटा था। यह उसके गुस्से की आग पर तेल छिड़कने जैसा था। मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, बस तुम यहाँ से आर्यन भाई को जाने दो। वो निर्दोष हैं, मैं तुम्हारे सामने झुककर माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, तेंदुआ लड़की ने कहा। आर्यन चिल्लाया, इस जानवर के आगे मत झुकना। बाघेंद्र, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखाओ। क्या तुम्हें पता है कि मेरे पिता ने मेरी माँ को तुमसे क्यों छीन लिया? क्योंकि वो जिसे पसंद करती थी वो तुम नहीं, मेरे पिता थे। क्या तुम्हें कुछ समझ आया? ऐसे ही तेंदुआ लड़की को वसंत भी बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उससे कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। क्या तुम्हें कुछ समझ आया? तुम दोनों बाप बेटे ही एक लड़की से बिना उसकी पसंद जाने जबरदस्ती शादी करना चाहते थे। आर्यन की कड़वी बातों को सुनकर बाघेंद्र का गुस्सा और भी ज्यादा फूट पड़ा। उसके शरीर से खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी और वो आसमान की ओर देखते हुए बुरी तरह से चिल्लाया, आह आह। वो अतुलनीय रूप से गुस्से में था, यहाँ तक कि उसकी आवाज ड्रैगन घाटी में भी गूंजने लगी। अचानक पूरी घाटी कांपने लगी। प्रमुख, यह ड्रैगन घाटी का वर्जित क्षेत्र है। हाँ प्रमुख, इसकी वजह से ड्रैगन पूर्वज नाराज हो सकता है। हाँ प्रमुख, आप थोड़ा शांत हो जाइए। उसी समय फायर ईगल अचानक चिल्लाई और उसने विचारों के माध्यम से आर्यन से कहा, मास्टर, यह सही समय है। सोलस्टम तकनीक। आर्यन ने अपने दांतों को दबाया और सोलस्टम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी सभी शक्तियां दोगुनी हो गई। फिर वो एक उग्र गर्जना के साथ अचानक खड़ा हुआ, तेंदुआ लड़की को उठाया और चट्टान से नीचे कूद गया। अचानक फायर ईगल भी चिल्लाया और उसका शरीर आगे बढ़ा और चट्टान से छलांग लगा दी। उसने तेजी से पंख फड़फड़ाए और नीचे गिरते हुए आर्यन और तेंदुआ लड़की को अपनी पीठ पर बिठा लिया। तभी बाघेंद्र ने भी चट्टान से छलांग लगा दी और उसने फायर ईगल के पंखों को पकड़ लिया। हालांकि जैसे ही फायर ईगल ने अपने पंख फड़फड़ाए, वो लगभग नीचे गिरने ही वाला था। अगर वो नीचे गिर जाता तो उसकी मौत तय थी। आर्यन ने बाघेंद्र के झूलते हुए शरीर को देखा। तुरंत उसका चेहरा खुशी से भर गया, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी खुशी धरी की धरी रह गई। बाघेंद्र की आंखें भयावह हो गईं और उसने बदलाव का तीसरा चरण इस्तेमाल कर लिया। अब तुम लोग भी मेरे साथ मरोगे, बाघेंद्र चिल्लाया। इसके बाद उसने फायर ईगल के पंखों पर भारी लात मारी, जिसमें बहुत ज्यादा शक्तियां भरी हुई थी। आर्यन की योजना थी कि वो तेंदुआ लड़की को साथ में लेकर नीचे कूदेगा और फायर ईगल उन्हें नीचे गिरने से पहले पकड़ लेगा। फिर वो वहां से उड़कर निकल जाएंगे। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बाघेंद्र भी उनके पीछे कूद जाएगा और फायर ईगल पर हमला कर देगा। बाघेंद्र की युद्ध बुर्जुक की शक्तियां कुछ ऐसी थी जिनका ना आर्यन और ना ही फायर ईगल सामना कर सकती थी। जैसे ही बाघेंद्र की शक्तिशाली लात फायर ईगल के पंखों पर लगी, उसके पंख टूट गए और उसका शरीर हिलने की वजह से आर्यन और तेंदुआ लड़की वापस नीचे गिरने लगे। हालांकि फायर ईगल अभी भी खुद को बाघेंद्र की पकड़ से छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी और ऐसा नहीं कर पा रही थी। आर्यन ने तेंदुआ लड़की को कसकर गले लगाया और कहा, डरो मत, डरो मत। उसने तेंदुआ लड़की को अपने ऊपर रखा और अपनी पीठ को नीचे की ओर रखते हुए उसने अपने शरीर को एक तकिया के रूप में इस्तेमाल किया, इस उम्मीद में कि शायद तेंदुआ लड़की बच जाए। तेंदुआ लड़की नहीं चाहती थी कि आर्यन नीचे की ओर रहे और उसे बचाए, बल्कि वो खुद को नीचे की ओर रखना चाहती थी ताकि आर्यन बच सके। लेकिन वो उसकी बाहों में हिलने डुलने में असमर्थ थी। जब आर्यन ने ऊपर की ओर देखा तो उसे फायर ईगल और बाघेंद्र कहीं नहीं दिख रहे थे। वो दोनों गिरते रहे, हवा जोरों से चल रही थी। तेंदुआ लड़की की लंबी पलकें झपकीं, उसकी आंखें अतुलनीय रूप से कोमल थीं और कहा, आर्यन भाई, मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ।
तुम किस बात के लिए तैयार हो? आर्यन ने पूछा। तेंदुआ लड़की के गाल लाल हो गए, उसका चेहरा थोड़ा चमकने लगा था। हालांकि वो अभी शर्मा रही थी, फिर भी उसने साहस दिखाते हुए कहा, मैं आपसे शादी करने और जीवन भर आपके प्रति वफादार रहने के लिए तैयार हूँ। उसने उग्रबाघ कबीले की वेदी के ऊपर के प्रस्ताव के बारे में सोचा। उस समय वो कुछ बोल नहीं सकी थी, लेकिन अब उसे लगा कि यह सही समय है। आर्यन चौंक गया। उस समय उसने ऐसा लिए कहा था ताकि वो तेंदुआ लड़की को वहां से दूर ले जाए, क्योंकि वो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब जब तेंदुआ लड़की ने अचानक यह कहा तो वो थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था और कहा, मैं एक बुरा आदमी हूँ और मैं पहले से ही किसी से। इससे पहले कि उसकी बात खत्म हो पाती, अचानक तेंदुआ लड़की के दो गर्म होठों ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसके गले से एक आवाज आई, कुछ मत कहो, मैं तैयार हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी ही लड़कियां हों, आपके परिवार में कोई भी हो, मैं जीवन भर आपका अनुसरण करूंगी। इस समय आर्यन को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके शरीर पर बिजली गिर गई हो। वो उससे कहना चाहता था कि वो किसी से प्यार करता है। बेशक वो इस दुनिया से कोई नहीं थी। वो स्नेहा थी, जो उसकी पिछली दुनिया का पहला प्यार और एकमात्र लड़की थी जिसे उसने कभी चूमा और छुआ था। हालांकि उनके बीच जो कुछ हुआ था वो सब जहरीले कोहरे की वजह से हुआ था, लेकिन वो उसकी खुशबू अभी तक नहीं भूल पाया था। पता नहीं क्यों, लेकिन इस वक्त उसका दिमाग सुन्न और उसका मुंह मधुरता से भरता जा रहा था और वो उसके चुंबन में खोता जा रहा था। अब उन दोनों के शरीर भी गर्म होने लगे थे। तेंदुआ लड़की की सांसें तेज हो गई और उसकी आवाज में एक कोमल कराह थी। जब उसने आर्यन के शरीर की मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुगंध में सांस ली तो उसकी सांसें और अधिक तेज हो गई और उसका शरीर और ज्यादा गर्म हो गया। आर्यन के लिए भी ऐसा ही था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिलों दिमाग में जंग चल रही थी। दिल कह रहा था कि यह गलत है, तो दिमाग उसे ऐसा करने के लिए भ्रमित कर रहा था। तेंदुआ लड़की ने झपट्टा मारा और कहा, आर्यन भाई। वो अपना होश खो बैठी थी और पूरी तरह से आर्यन की खुशबू में खो चुकी थी। आर्यन का दिल कांप रहा था। उसने ध्यान दिया कि तेंदुआ लड़की थोड़ी अलग थी। उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म था। यह कैसे हो सकता है? भले ही यह उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हों, लेकिन यह इतनी तीव्र नहीं होनी चाहिए थी, है ना? कुछ गड़बड़ है। अचानक आर्यन के दिलों दिमाग से सब कुछ गायब हो गया, क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने सूंघते हुए कहा, लगता है हवा में कुछ गड़बड़ है। तेंदुआ लड़की, जागो। तेंदुआ लड़की ने आर्यन के चेहरे को बुरी नजर से देखा और कहती रही, बहुत गर्म, आर्यन भाई मुझे बहुत गर्मी लग रही है। यह कहते हुए उसका पूरा शरीर आर्यन की कमर से लिपट गया। उसके पैर उसकी कमर पर कसकर जकड़े हुए थे और फिर उसका शरीर बिना रुके हिलने लगा। तेंदुआ लड़की का ऊपरी शरीर आर्यन की आंखों के सामने पूरी तरह से खुला हुआ था। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, जिससे वो और भी सुंदर लग रही थी। आर्यन वास्तव में इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आखिर वो एक जवान लड़का था और ऐसे प्रलोभन से वो कैसे बच पाता? यह उसे मारने से भी अधिक असहज था। वो बिल्कुल भी अपने दिलों दिमाग को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। वो वास्तव में इसे नियंत्रित करना चाहता था।